आज की क्लास में हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन को पूरा पढ़ेंगे एज पर एनसीईआरटी। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपको सारे चैप्टर्स करने हैं, उस केस में आप डाउनलोड कर सकते हो श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप, विजिट कर सकते हो क्लास 11 फिजिक्स बाय मी, ठीक है। और आप कंटेंट सेक्शन में जाइएगा, सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एज पर दी रीसेंट एनसीईआरटी सिलेबस। सैम्पल वीडियोस भी दे रखे हैं, नोट्स भी है इसके अंदर, फुल लेक्चर्स है, एग्जाम्पल्स है, सारा कुछ है बेसिक टू एडवांस। चलिए अब वन शॉट सीरीज़ को एंजॉय करते हैं। आज के क्लास में हम क्लास 11 फिजिक्स के पहले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, विच इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये पार्ट 1 है जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड AIETC के PYQs को देखेंगे, ठीक है जी। तो चलिए अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटी। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी माता जी खीर बना रही है और बनाते बनाते उनको याद आया कि यार दूध कम पड़ गया, लोग ज़्यादा है, दूध कम पड़ गया। तो आपको बुलाया कि गोलू बेटा बाहर आओ, बाज़ार में जाओ और दूध लेकर आओ। तो आप इंजीनियर हो, आप स्मार्ट हो, आपने पूछा कितना दूध चाहिए, फिर उन्होंने कहा 2 लीटर का दूध लेके आओ, उतना कम पड़ रहा है। तो आपने नोट किया, एक माता जी ने कहा फिजिकल क्वांटिटी जो था मिल्क, दूसरा आपने उनसे कहा कितना, यानी आपने वैल्यू एंड यूनिट पूछा। उन्होंने 2 kg दूध नहीं कहा, 2 सेकंड दूध नहीं कहा, 2 लीटर का दूध कहा। तो आपने नोट किया 2 लीटर, यानी एक था न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा था यूनिट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता, राइट। जैसे अगर आपसे कोई वेट पूछे, आप थोड़ी ना कहोगे मेरा वेट 55 लीटर है, आप तो ये कहोगे ना मेरा वेट है 55 kg। आपने नोट किया, एक न्यूमेरिक वैल्यू दिया और स्पेसिफिक यूनिट दिया kg, राइट। तो इसी बेसिक आइडिया पर ये फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन निकल करके आता है कि इट इज़ इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। इसको अगर आप फॉर्मूला में पुट करना चाहो तो ऐसे कह दो कि फिजिकल क्वांटिटी को Q कह दो, न्यूमेरिक वैल्यू को N कह दो, यूनिट को U कह दो। सो Q इज़ इक्वल टू NU, ठीक है। यूनिट बहुत प्रकार के होते हैं। अब आगे हमारा वही है कि सर जी कितने यूनिट्स होते हैं। मोटा मोटी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स। सर जी फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, इसमें क्या अंतर है? एक एनालॉजी से समझाता हूँ। इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? 26, ABCD अप टू Z, राइट। ये हमारे फंडामेंटल है। 26 से ज़्यादा लेटर नहीं हो सकते, उससे कम लेटर नहीं हो सकते। और इनसे अगर आप लेटर्स को जोड़ करके चीज़ें बनाओ तो हो जाती है वर्ड्स, और इसी को हम कहते हैं डिराइव्ड। देखा, एक होता है फंडामेंटल, उसको पकड़ करके जोड़ करके जो नया बना उसे कहते हैं डिराइव्ड। बस यही आइडिया पर ये यूनिट्स बेस्ड है कि फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और उनको जोड़ करके बनाया गया डिराइव्ड यूनिट्स भी होता है। तो अब कितने क्या यूनिट्स हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। फंडामेंटल यूनिट का तो मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। दैट फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास है मास, लेंथ, टाइम। मास का यूनिट है, कोई kg कहेगा, कोई ग्राम कहेगा, कोई पाउंड कहेगा, और ये वैलिड है, ये सारे यूनिट्स वैलिड है। लेंथ के लिए कोई मीटर कहेगा, कोई सेंटीमीटर कहेगा, कोई फुट कहेगा, ये सारे भी वैलिड है। वैसे ही समय के लिए कोई सेकंड कहता है, कोई मिनट कहता है, कोई आवर कहता है, तो ये सारी चीज़ भी वैलिड है, ओके। अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स वो होते हैं, मान लो आपसे कोई एरिया का यूनिट पूछ रहा है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ ही है, ब्रेथ भी एक काइंड ऑफ लेंथ ही है, तो 2 लेंथ को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो लेंथ स्क्वायर हो गया। अगर लेंथ आपका मीटर में है तो फिर उस हिसाब से ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो देखा, मीटर हमारा बेसिक यूनिट था, उसका हमने जोड़ करके एक डिराइव्ड यूनिट बनाया जो था मीटर स्क्वायर, जो डिफाइन करता है एरिया का यूनिट। वैसे ही स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आपका लेंथ है, समय तो समय है। लेंथ अगर मीटर में है, समय अगर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड। कभी कभी आप एप्टीट्यूड पढ़ते हो तो उसमें होता है ना, इसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है, तो किलोमीटर एक लेंथ हो गया, ठीक है, एंड आवर आपका टाइम का यूनिट हो गया। तो इस प्रकार से ये सारे डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे ऑफिशियल जो यूनिट का स्ट्रक्चर है उसमें कितने प्रकार के यूनिट हैं। 4 प्रकार के यूनिट हैं और लास्ट वाला हम वाइडली यूज़ करते हैं।
पहला है CGS, ये इनिशियल्स है, C रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर, ठीक है, C क्या रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर, G रिप्रेजेंट करता है ग्राम और S रिप्रेजेंट करता है सेकेंड। याद रखना फिजिक्स के अंदर सिर्फ 3 ही फिजिकल क्वांटिटी ये मानते हैं, विच इज़ लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है, ये 3 ही मानते हैं। इसलिए लेंथ की बात की तो CGS सिस्टम में क्या कहा उन्होंने, सेंटीमीटर से हम नापेंगे। फिर मास की बात आई तो वो कहेंगे हम G से नापेंगे यानी ग्राम से, और जब समय की बात आई तो वो कहते हैं हम सेकंड से नापेंगे। ये पहला है CGS सिस्टम। दूसरा है FPS सिस्टम, तो वो लेंथ किससे नापेंगे, F यानी फुट से, P हो गया मास के लिए यानी पाउंड, इतना पाउंड का फिश है, इतना पाउंड का मटन है, इसलिए है ना ये ब्रिटिशर्स ये यूज़ करते हैं FPS, इंडिया में आप नहीं सुनोगे ये। और फिर समय तो सेकेंड ही है इनके लिए भी, ठीक है। तीसरा है MKS, ये वाइडली यूज़ होता है बट इससे बेटर भी हमको मिला तो हम वो बेटर वाला यूज़ करते हैं आजकल। MKS क्या है, M यानी लेंथ के लिए मीटर, K यानी मास के लिए kg, S यानी टाइम के लिए सेकेंड्स। और फाइनली हमारे पास है SI सिस्टम। SI सिस्टम एक इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ MKS है, क्योंकि हमें रियलाइज़ हुआ कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में सिर्फ ऐसा नहीं है कि लेंथ, मास एंड टाइम हो, और भी चीज़ें होती है, तो उनके लिए फिर यूनिट्स होने चाहिए ना। तो फिर हमने और 4 उसमें जोड़ा और SI यूनिट बनाया। तो आपने देखा SI यूनिट में MKS तो है ही, जो कि ये पहले 3 है, ठीक है, देखा MKS तो है ही, तो MKS के साथ साथ उन्होंने 4 और जोड़ दिया, ठीक है। ये तो आपको पता है, लेंथ क्या हो जाएगा MKS के हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है, मीटर हो जाएगा, मास हो जाएगा किलोग्राम, समय हो जाएगा सेकंड, सिंबल इसके ये है M, kg एंड S, क्योंकि हर बार ये इंग्लिश लिखना संभव नहीं, इसलिए सिंबल्स यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर फिर आ गया, टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है केल्विन में देखा जाता है, डिग्री में नहीं देखा जाता, केल्विन में देखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। करंट जो है वो एम्पियर में देखा जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में देखा जाता है, इनिशियल्स है CD। क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल में देखा जाता है, इनिशियल्स या सिंबल आप कह लो वो है MOL, ठीक है। इतना समझ में आ गया। MKS में 4 जोड़ोगे तो ऐसा यूनिट्स बन जाएगा। और फिर हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी है जो कि एंगल के फॉर्म में, देखो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम रेडियन में देखते हैं, इसलिए जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी जब सुलझाते हो, NAT क्वेश्चन होते हैं, तो हम डिग्री में आंसर नहीं लिखते, हम रेडियन में लिखते हैं, रेडियन, ठीक है, एज पर दी SI यूनिट। और फिर सॉलिड एंगल जो है वो ST रेडियन में होता है, जो है SR। ईजी। अच्छा, कुछ कन्वर्जन्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल सुलझाने के लिए, अभी काम में नहीं आएंगे क्योंकि उतने लेवल के एग्जाम्पल्स नहीं है इसमें, ठीक है। फर्स्ट ही है तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक आइडिया देना है, बट जो एडवांस चैप्टर्स है आगे उनमें ये सब कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। क्वेश्चंस में आपको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी जाएगी, बस वो सिंबल्स दिए जाएंगे, आपको पहचानते आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर हाईलाइट करके बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे डेसी, अगर ये प्रीफिक्स दिया गया है इसका मतलब ये होता है न्यूमेरिक में कि 10 का पावर -1 है, ये मल्टीप्लायर आपको यूज़ करना है। इसका इनिशियल या सिंबल आप कह लो वो D दिया जाएगा। सिमिलरली सेंटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर आप कहते हो, तो सेंटी का मतलब होता है 10 का पावर -2, इसलिए जब सेंटीमीटर लिखा जाता है तो ये कितना मीटर होता है, C यानी सेंटी 10 का पावर -2 मीटर होता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसको हम C से डिनोट करते हैं, मिली को हम M से डिनोट करते हैं, वो होता है 10 का पावर -3, ये भी ज़्यादा यूज़ होता है। माइक्रो भी यूज़ होता है, माइक्रो इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, म्यू का सिंबल है और वो 10 का पावर -6 होता है। नैनो होता है 10 का पावर -9, पीको होता है 10 का पावर -12, फेमटो इतना यूज़ नहीं होता बट ये होता है 10 का पावर -15, एटो होता है 10 का पावर -18। ये सारे इनिशियल्स आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक तो कंपलसरी सभी को मुजुबानी बायट होना चाहिए, और बाकी भी पता होना चाहिए कि PFA क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये टेबल दिया नहीं जाएगा, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए। वैसे ही पॉजिटिव पावर्स के लिए भी नाम है, डेका 10 का पावर 1 होता है, सिंबल है D है। हेक्टो होता है 10 का पावर 2 जो है H। किलो बहुत बार यूज़ होता है जो है 10 का पावर 3। जैसे मैंने कहा था कि स्पीड में किलोमीटर पर आवर कहा जाता है, सो किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, क्योंकि किलो में K है और K का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, 10 का पावर 3।
सिमिलरली मेगा 10⁻6 होता है, m से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी यूज़ होता है। गीगा भी यूज़ होता है, 10⁻9 g से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर टेराबाइट, ये सब आपने सुना होगा, 10⁻12, ठीक है। फिर पेक्टा एंड एक्सा, राइट, ये सारी चीज़ है। अच्छा, ये आगे काम आएगा, अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर कोई रिवीजन के लिए यूज़ करना चाहता है तो यूज़ कर लो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, राइट, एंड 1 माइक्रोन कितना होता है, ये बहुत ही यूज़ होता है, आगे भी यूज़ होंगे सेमीकंडक्टर्स में, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बेसिक्स दे रहा हूँ, ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि पहली क्लास है, अगर ज़्यादा बोल दिया फिर आपको तकलीफ हो जाएगी, सर ऊपर से जा रहा है, ठीक है। ये मैथ्स में भी हमने यूज़ किया है, एप्टी में भी यूज़ करते हैं, तो वो कनेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, डायमेंशंस। इस पर बहुत सारे ETC में सवाल पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि इस डायमेंशन में हमें करना क्या होता है। एक फिजिकल क्वांटिटी हमें दे रखी होती है, उसका डायमेंशन पूछ लेते हैं। तो डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 प्लेयर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। कौन से 3 प्लेयर सर जी? मास, लेंथ एंड टाइम। मास को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को हम l से रिप्रेजेंट करेंगे, समय को t से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम सभी का एक ही मास होगा, एक ही लेंथ होगा, एक ही समय होगा, इसलिए हम इन जनरल कहेंगे कि कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन होता है m का पावर x, l का कुछ पावर होगा और वही समय का कुछ पावर होगा। और एग्जाम्पल से हम ये XYZ अब निकालते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई एरिया हमसे कह दे, एरिया का डायमेंशन बताओ, कैसे बताएंगे? एरिया का आइडिया होना चाहिए। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। सो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ आया एक बारी, सो l का पावर 1 मल्टीप्लिकेशन है। फिर ब्रेथ आया एक बारी, ब्रेथ भी एक काइंड ऑफ लेंथ ही होता है, सो एक बारी ब्रेथ, सो l का पावर 1। सो l का पावर 1 इंटू l का पावर 1 हो जाता है l का पावर 1 + 1 यानी l का पावर 2। l का पावर 2, तो y की वैल्यू हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि 2 आ गई, बट सर जी m का पावर x और t का पावर z तो मौजूद नहीं है। हाँ, यानी x 0 था और z भी 0 था, इसलिए एरिया का जो डायमेंशन है वो इस प्रकार से निकल करके आता है कि m का पावर 0, l का पावर 2, t का पावर 0, ठीक है। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। मास का कुछ पावर होगा, लेंथ का कुछ पावर होगा और समय का कुछ पावर होगा। वो कैसे पता चलेगा? उनका जो बेसिक आइडिया है, एरिया क्या होता है, स्पीड क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वैसे हम उसमें वर्कआउट करेंगे बेसिक्स पर, और बेसिक्स से फिर ऐसे डिराइव करके आपको बताएंगे कि ये इसका डायमेंशन है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी को देखते हैं। डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास एक बारी है, बट वॉल्यूम तो मास लेंथ टाइम तो नहीं होता है। हाँ, तो वॉल्यूम भी कुछ किससे तो बना है। वॉल्यूम किससे बना है? जैसे अगर क्यूब मेरे पास है तो आप क्या कहते हो? साइड क्यूब, 3 बारी लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वॉल्यूम में 3 बारी लेंथ मल्टीप्लाई होता है। तो फाइनली ये बन जाएगा मास अपॉन l क्यूब, जिसको हम कहेंगे फिर m का पावर l, और l क्यूब नीचे से जब ऊपर जाएगा तो l का पावर -3 होगा, समय है नहीं, सो t का पावर 0। समझ में आ रहा है? इंडाइसिस भी यहाँ पर यूज़ होता है। इंडाइसिस यानी अगर a का पावर x इंटू a का पावर y है तो इसको a का पावर x प्लस y कहा जाता है। अगर a का पावर x इंटू a का पावर -y है तो a का पावर x माइनस y कहा जाता है। और इसी को बेसिकली हम कह रहे हैं a का पावर x बाई a का पावर y, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाता है तो ये इस प्रकार से बनता है, और फिर बाद में a का पावर x माइनस y बनता है, जिसका इस्तेमाल अभी अभी हमने यहाँ पर किया है। समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है तो ये डायमेंशन है। तो डायमेंशन 3 ही चीज़ों से रिप्रेजेंट होता है, मास, लेंथ एंड टाइम। बस आपको उनके पावर्स रिस्पेक्टिव खोजने हैं एज पर दी गिवन क्वेश्चन। तो देखो मैंने पूरा टेबल ही बना रखा है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने यूनिट्स के 4 टाइप्स पढ़े। मैंने क्या कहा था कि उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है SI यूनिट, जो वाइडली यूज़ होता है, MKS का इम्प्रूव्ड वर्जन ही है, राइट। एंड हम जो यूज़ करते हैं जनरली क्वेश्चंस में वो CGS यूनिट्स भी आपको मिलेंगे। अच्छा, मज़े वाली बात क्या मालूम है? दोनों के डायमेंशन जो है ना वो सेम ही रहते हैं। यूनिट्स अलग होंगे बट डायमेंशन तो वही होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है।
जैसे अगर मुझसे कोई कहे कि स्पीड क्या है, स्पीड है, कोई कहेगा मीटर पर सेकंड में हम आपको बताएंगे, कोई कहेगा कि हम किलोमीटर पर आवर में बताएंगे, बताओ बताओ, बट एट दी एंड स्पीड का डेफिनेशन तो आप यही कह रहे हो ना कि डिस्टेंस बाय टाइम है। तो अगर डिस्टेंस बाय टाइम सेम है तो डायमेंशन तो एक ही है ना। फिर आप किसी में भी बताओ, इसमें बताओ या इसमें बताओ, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीड का फॉर्मूला तो एक ही है, यानी डायमेंशन तो वही होगा कि ऊपर डिस्टेंस होना चाहिए, नीचे टाइम होना चाहिए। तो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में डायमेंशन फॉर्मूला जो ये स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा, उसके यूनिट्स अलग रहेंगे, यूनिट्स। ये एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको समझना है। दूसरा, ये टेबल जितना हो सके आपको बाय हार्ट करना है कि फोर्स होता है एम ए। बाय हार्ट करने की ज़रूरत वैसे नहीं है क्योंकि आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ये सारा बेसिक फंडामेंटल आएगा ही और उसी पर एडवांस चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो नहीं हो रहा है बाय हार्ट तो ठीक है, स्कूलिंग में हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है फोर्स वर्क इनके बारे में, तो आना चाहिए याद। ऐसा भी नहीं है कि नील बटा सन्नाटा है, इंजीनियरिंग में भी हमने पढ़ रखा है। तो इसलिए कह रहा हूँ जितना हो सके उतना बाय हार्ट करो, और नहीं हो पा रहा है तो टेंशन मत लो, आगे के चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। 4 जो है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मैं एक आपको करके बताता हूँ। मास मतलब m⁻1 मल्टीप्लाइड विथ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर यानी लेंथ एक बारी, पर सेकेंड स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में समय 2 बार आया है t⁻2, तो जब न्यूमरेटर में जाएगा तो t⁻2 बनाएगा। ये देखो mlt का फॉर्म आ गया, हो गया आपका डायमेंशन m⁻1 l⁻1 t⁻2, ठीक है। और फोर्स का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, CGS वाला नहीं, तो नोट कीजिएगा ऐसा यूनिट कितना है, न्यूटन है। CGS अलग होगा, SI अलग है, SI वाइडली यूज़ होता है, ठीक है। वर्क जो है वो FD होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वैसे ही आप फोर्स का यूनिट यहाँ से ले लो, डिस्टेंस आपको पता है विच इज़ लेंथ एक बार ही आएगा, राइट। और फोर्स में आपका था mlt⁻2, तो लेंथ अब इससे जब जुड़ेगा तो लेंथ की पावर बढ़ जाएगी, बस इतनी सी बात है। और यूनिट इसका जूल होता है, पावर होता है वर्क बाय टाइम, डायमेंशन तो आप निकाल सकते हो इसी पर काम करके अब, और इसका यूनिट होता है वैट, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, ठीक है। वैसे ही प्रेशर है, स्ट्रेस है, इसका यूनिट होता है। तो क्या सभी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं? नेसेसरी नहीं है। स्ट्रेन का m का पावर भी 0, l का पावर भी 0, t का पावर भी 0, तो नो यूनिट, तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, आप देख पा रहे हो। और बाकी सारे इंपॉर्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, वो उसी का मैंने फॉर्मूला टेबल और यहाँ पर डायमेंशन और यूनिट्स दे रखा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो इसका भी यूनिट है। तो सभी के यूनिट्स आपको आने चाहिए। वॉल्यूम तो अभी मैंने बताया था कि अगर एक क्यूब ले लो, 3 बार ही लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यूबॉइड है तो लेंथ ब्रेड हाइट होगा, बट एल ही तो 3 बार आएगा ना, लेंथ ही तो, ब्रेथ भी तो एक काइंड ऑफ लेंथ है, हाइट भी तो एक काइंड ऑफ लेंथ है, तो एल क्यूब रहेगा, इसमें मास और टाइम नहीं आता, ठीक है जी। ऐसी डेंसिटी है, स्पीड है, एक्सीलरेशन है और प्रेशर है। इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको बाइट करना है। नोट्स मैंने दे रखा है तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, समय वेस्ट मत करो, बस मेरा लेक्चर सुनो, समझ में आना चाहिए हर एक स्लाइड, फिर तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर मोटा मोटी देखें तो ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है बेसिक दिया है, और भी पूरा बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है अगर आप पूरा फिजिक्स का बनाने जाओ 11-12 का, ठीक है। तो मैंने सारा नहीं दे रखा है, नहीं तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा आपको पहली लेक्चर में, ठीक है जी। तो यहाँ पर मोटा मोटी 4 टाइप होते हैं। पहला होता है डायमेंशनल कांस्टेंट, और दिक्कत ये है जैसी कांस्टेंट सुना तो दिमाग कहता है अच्छा इसमें तो हमारा यूनिट होगा ही नहीं, नो यूनिट। अरे नहीं जी, डायमेंशनल कांस्टेंट कह रहे हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट यूनिट होता है, गैस कांस्टेंट, ये सब में यूनिट होता है। सो देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज विच पोसेस डायमेंशन एंड हैव कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, कि इनके कांस्टेंट वैल्यूज, क्योंकि कांस्टेंट कहा जा रहा है तो एक फिक्स वैल्यू तो होगा, पर इसका डायमेंशन होता है। तो सर जी कांस्टेंट जिसका डायमेंशन ना हो तो उसको डायमेंशनल लेस कांस्टेंट कहते हैं। जैसे पाई हो गया, जैसे आप जानते हो कि पाई होता है 3.14, तो हमें इसकी वैल्यू पता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। होता है क्या पाई का कोई यूनिट है? नहीं। ई का वैल्यू हमें पता है 2.7, पर इसका कोई यूनिट है? नहीं। नंबर्स हमें पता है 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, कोई 1 कहे तो हम लिखेंगे 1, कोई 2 कहे तो हम लिखेंगे 2,
इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये होते हैं डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं, जिसके पास डायमेंशन हो और डायमेंशन ना हो। डायमेंशन हो वो है गैस कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ऐसे और भी कांस्टेंट्स हैं। डायमेंशन ना हो वो हमारे ये नंबर सिस्टम एप्टीट्यूड वाले कांस्टेंट्स, ठीक है। वैसे ही हमारे पास और दो टाइप है, विच इज़ वेरिएबल में, एक में होता है डायमेंशन, दूसरे में होता है नो डायमेंशन। और डायमेंशन होने वाले कौन से हैं, बहुत सारे एग्जांपल अभी हमने देखे। वर्क का डायमेंशन था जूल, फोर्स का है न्यूटन, वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सबके पास डायमेंशन है। पर कुछ ऐसे भी वेरिएबल है जिसके पास डायमेंशन नहीं है। स्ट्रेन, कोई डायमेंशन नहीं है। एंगल, नो डायमेंशन। स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में होता है डायमेंशन, राइट। एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी में कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। ये सब आगे हम पढ़ेंगे, बट ये चार टाइप आपको क्लियर होने चाहिए। क्लियर हो गए? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये क्या कहता है सर जी? ये है ना इंपॉर्टेंट ट्रिक भी है, इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि एग्ज़ाम में जब ऐसा हो जाता है ना, हमको तो कुछ समझ ही नहीं रहा है कि फॉर्मूला क्या है, कैसे करना है, कैसे सॉल्व करूँगा, तो ये एक ट्रिक उभर करके आता है ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये कहता ये है कि होमोजेनिटी का मतलब है थ्रू आउट सेम होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए, ऊपर नीचे अलग सलग नहीं चाहिए, एक जैसा ही। जैसे हम स्कूल में जाते हो सब एक जैसे ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, होमोजेनिटी रहती है, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सब एक जैसा, इसका ये अर्थ होता है। अब यहाँ पर इसका ये मतलब है कि इट स्टेट्स दैट द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड का जो डायमेंशन आप बनाओगे और इस चीज़ को सॉल्व करके जो डायमेंशन निकालोगे, इन दोनों का डायमेंशन सेम आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये जो है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, यानी इक्वेशन है एलएचएस में स्पीड, आरएचएस में मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये दोनों का डायमेंशन सेम है, इसलिए इसको इक्वेशन में रखा जा सकता है। अब मान लो कि कुछ स्टूडेंट है जिसको स्पीड का डायमेंशन तो आता है, बट स्पीड किसके बराबर है ये पता ही नहीं। ऑप्शंस दे रखे हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब वो क्या करेगा जब फॉर्मूला उसको आता ही नहीं, तो वो ये चेक करेगा कि स्पीड का डायमेंशन तो मेरे को आता है, ऑप्शंस का एक एक डायमेंशन में निकाल करके चेक करता हूँ कौन है वो स्पीड का डायमेंशन से मैच करने वाला। जो भी मैच करेगा वो ऑप्शन सही, जो नहीं करेगा वो गलत। ये ऐसा ट्रिक बन जाता है, ठीक है जी। चलिए एग्जाम्पल पर आते हैं। क्या एफ यानी फोर्स एंड ये जो चीज़ है एम वी स्क्वायर बाई आर, क्या इनका डायमेंशन सेम है? ट्राई करो, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। कर लिया ट्राई? चलिए देखते हैं। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास वजन m का पावर 1, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो मीटर यानी लेंथ, तो लेंथ एक बार आएगा l का पावर 1, पर सेकेंड स्क्वायर तो नीचे डिनोमिनेटर में समय दो बार ही है t का पावर 2, न्यूमरेटर में लेकर जाओगे तो t का पावर -2 हो जाएगा। क्लब कर लो, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। ये हमको फोर्स का आ गया डायमेंशन, ठीक है। अब एम वी स्क्वायर बाय आर का डायमेंशन सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। m मास एक बारी m का पावर 1, ये v स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर है। वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, सो मीटर यानी लेंथ एक बारी, पर सेकेंड है समय नीचे है t का पावर 1, तो ऊपर जब जाएगा तो t का पावर -1 होगा। तो इसका स्क्वायर करना है। r रेडियस लेंथ में आता है, सो l का पावर 1, ठीक है। अब आपको इंडाइसिस आना चाहिए, अभी मैंने सिखाया था इंडाइसिस, तो m का पावर 1 ही है, सबको न्यूमरेटर में लेकर जाओ, l का पावर 1 दी होल स्क्वायर, तो याद रखना a का पावर m दी होल पावर n होता है a का पावर m इंटू n। ये मत कह देना a का पावर m का पावर n हो जाएगा, नहीं, a का पावर m इंटू n होता है, सो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। सिमिलरली t का पावर -1 इंटू 2 हो जाएगा -2, l का पावर 1 नीचे से ऊपर जाएगा तो l का पावर -1 हो जाएगा। तो ये m का पावर 1, इसको और इसको क्लब करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, l का पावर 2 -1, l का पावर 1 हो जाएगा, और ये t का पावर -2 आ गया, ठीक है। तो ये जो आया है और ये जो है वो दोनों सेम है, इसके लिए इनकी डायमेंशन सेम है। समझ में आया
कैसा होता है एग्ज़ाम में, अगर आपको नहीं पता हो कि चीज़ें कैसे सुलझानी है तो यूनिट से भी सुलझ जाती है ऑप्शन एलिमिनेशन करके। एग्जाम्पल 2, अब यहाँ पर क्या है मालूम है, एग्जाम्पल 2 में आपको v इज इक्वल टू दिस थिंग दे रखा है, वेलोसिटी है, t टाइम है, ये आपको सिंबल्स भी पता होने चाहिए। कभी कभी एग्जाम में सिंबल का मतलब नहीं दिया गया होता है, सो स्टिल यू शुड नो दी सिंबल का मतलब क्या होता है। अब आपसे पूछा गया है a b c की वैल्यू बताओ, a b c की वैल्यू बताओ। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। अब समझ में आया यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। जो वेलोसिटी का डायमेंशन है, क्योंकि ये इक्वेशन कहता है LHS इज इक्वल टू RHS, तो LHS में वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो इसका भी डायमेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस में है ना, प्लस में, तो ये इसका भी डायमेंशन होना चाहिए वही, इसका भी डायमेंशन होना चाहिए वही, राइट। तो AT का डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होना चाहिए, B/T का डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होना चाहिए, और ये C और V का भी डायमेंशन सेम होना चाहिए। और डायमेंशन का फिर वो कैलकुलेशंस इक्वेट करके आपको ABC के वैल्यूज़ मिल जाएंगे। देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर V जो है वेलोसिटी है वो है मीटर पर सेकेंड। मीटर यानी लेंथ एक बारी, नीचे समय था उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो t का पावर -1, ये वेलोसिटी आ गया। अब AT को देख लेते हैं, AT ओके, मतलब पूरा चीज़ जो है AT प्लस B/T प्लस C, ये हमारा RHS है, इसका भी डायमेंशन यही होना चाहिए, ठीक है। LT का पावर -1, क्योंकि होमोजेनिटी हमें यही कहता है कि LHS में भी इसका डायमेंशन ये है, तो RHS का भी डायमेंशन ये होना चाहिए। पहली बात तो ये, तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये सब प्लस में है ना, फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो जो पहला वाला है इसका भी ये डायमेंशन है, दूसरे वाले का भी ये है, तीसरे वाले का भी ये है, तो इससे 3 इक्वेशंस बन जाएंगे। और C का तो सीधा ही मुझे आंसर मिल गया कि हाँ जी C का वैल्यू ये होना चाहिए LT का पावर -1, इसका तो डायमेंशन यही होना चाहिए। बाकी का वो नहीं होगा, बाकी का आप देखिएगा कि AT जब मैंने इसके बराबर इक्वेट किया, सो AT इज इक्वल टू LT का पावर -1, तो T यहाँ पर जो है वो तो समय है, सो T का पावर 1, ठीक है। अब रीअरेंज करना है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और रीअरेंज करो। A इज इक्वल टू L का पावर 1 T का पावर -1 डिवाइड बाई T का पावर 1, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो L का पावर 1 T का पावर -1 इंटू T का पावर -1, ये क्लब हो जाएंगे तो L का पावर 1 T का पावर -1 -2। तो आप देख सकते हो कि A का डायमेंशन आ गया, L का पावर 1 T का पावर -2। वैसे ही अब जैसे ये आप समझे, वैसे ही अब आपको B के लिए करना है, इसको इससे इक्वेट करो, B/T इज इक्वल टू L का पावर 1 T का पावर -1, है ना। सेम कहानी आपको करनी है, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, इसका डायमेंशन T का पावर 1 हो जाएगा, इसके पास जब जाएगा सो B इज इक्वल टू L का पावर 1 T का पावर -1 T का पावर 1, आपस में जब पावर जुड़ेंगे तो T का पावर -1 + 1 T का पावर 0 हो जाएगा, T गायब हो जाएगा तो सिर्फ लेंथ बचेगा, तो B का डायमेंशन लेंथ आ गया। इस प्रकार से सवाल बनाया जा सकते हैं ऑन दिस टॉपिक। एग्जाम्पल 3 आपके सामने और कैसे सवाल बनाया जा सकते हैं कि आपको दे रखा है 1 न्यूटन, आपको पूछा गया कितना डाइन होगा, तो 1 न्यूटन अभी अभी आपको पता है कि ये SI यूनिट है। तो दूसरा ये क्या है, CGS, टेबल में मैंने कहा था ना, याद आ रहा है आपको, ये टेबल में कहा था मैंने कि SI एंड CGS आर वाइडली यूज्ड यूनिट्स इन द फिजिकल क्वांटिटीज़। हम SI यूनिट्स यहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो जो क्वेश्चंस बन जाएंगे अब वो CGS में कितना होगा वो पूछा जा सकता है कि अगर 1 यूनिट ऑफ न्यूटन हमारे पास SI में है तो CGS में कितना डाइन होगा। मुझे पता है कि फोर्स का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, दोनों में सेम ही है, और हम यहाँ पर एक टेक्निक का यूज़ करेंगे। क्या है, डायरेक्ट आंसर किसी को नहीं आता है, टेक्निक से हम सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम बेसिक्स पर जाएंगे कि एक क्वांटिटी कैसी होती है, Q किसके बराबर होती है, N इंटू यू, न्यूमेरिक वैल्यू इंटू दी यूनिट, राइट। अब क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पर सेम ही है, दोनों फोर्स पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी सेम है तो ये कांस्टेंट हो गया, सो NU इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्योंकि दो हमारे पास ऐसा है कि ये SI यूनिट का है और ये हमारा CGS का है, तो दो प्लेयर्स है, तो 1 and 2 पर हम कहेंगे कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये हमारा SI रिप्रेजेंट करने दो, ये हमारा CGS वाला रिप्रेजेंट करने दो, और हम किसके तलाश में है, वो जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना उसके तलाश में, राइट। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि N1 हमारा 1 हो गया,
U1 हमारा N हो गया, N2 हमें खोजना है, U2 डाइन है। बस ये मैपिंग हमने कर ली। मैपिंग करने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ये देखो, हमको N2 निकालना है, फॉर्मूला को रीअरेंज किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो इस प्रकार से आया, न्यूटन बाय डाइन आ गया। अब न्यूटन हमारा MKS या SI का स्ट्रक्चर कह लो, और उसमें हमारा डायमेंशन ये है ML T का पावर -2। और अगर MKS में ये डायमेंशन है तो क्या CGS में अलग डायमेंशन होगा? नहीं सर जी, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है ना दोनों में। हाँ, यूनिट्स अलग हो सकते हैं बट डायमेंशन तो वही रहेंगे, आपने बताया था, देखो हमको याद। हाँ, तो अब हम क्या कहेंगे कि दोनों में सेम ही डायमेंशन है, बट डायमेंशन तो सेम है ना, न्यूटन का भी यही डायमेंशन है और डाइन का भी यही डायमेंशन है, क्योंकि फोर्स की बात चल रही है तो फोर्स का तो यही डायमेंशन निकलेगा। अब फोर्स का तो यही डायमेंशन निकलेगा, बट जब हम MKS सिस्टम में है तो मास लेंथ समय का यूनिट अलग है, CGS सिस्टम में है तो मास लेंथ समय का सिस्टम अलग है, राइट। तो हम यहाँ पर M1 L1 T1 मैंने लिखा नहीं है, अभी पता चल जाएगा क्यों, बट मैं लिख देता हूँ T1 का पावर -2, M2 L2 यहाँ पर भी मैंने T2 लिखा नहीं है, बट लिख देता हूँ T2 का पावर -2, ठीक है। फिर मैं जोड़ियाँ बनाऊँगा M1/M2, ये देखो, L1/L2, ये देखो, फिर T1/T2 दी होल पावर -2। कर सकता हूँ? कर सकते हो सर जी। अब बात करते हैं MKS एंड CGS में कैसा होगा। M रिप्रेजेंट करता है मीटर, है ना? नहीं, क्या रिप्रेजेंट करता है M? सर मीटर ही रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो मीटर इधर नहीं आएगा, मीटर L1 की जगह आएगा, ये देखो मीटर। C क्या है? सेंटीमीटर। C किधर आएगा? इधर, डिनोमिनेटर वाला है ना CGS सिस्टम, तो ये देखो सेंटीमीटर। फिर ये तो M और C हो गया, फिर नेक्स्ट क्या है? KGF करना है, तो ये अब मास की बारी है। ऊपर K है यानी किलोग्राम, नीचे CGS में G है यानी ग्राम। अच्छा, लास्ट वाला क्या है? सेकेंड जी है। जब सेकेंड जी है तो सेकेंड कटा, इसका तो कोई सिग्निफिकेंस आया ही नहीं, ये तो 1 ही हो गया, ये तो बेफालतू का हम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर वो T1 T2 लिखा नहीं था, क्योंकि वो बेफालतू की कहानी थी। सेकेंड जी होता है ना, तो कटना ही था। इनमें ही अब कैलकुलेशन बचेगा, तो इनमें कैलकुलेशन अब देखो, किलोग्राम और नीचे ग्राम, तो K याद आया, कन्वर्जन होता है 1000। मीटर सेंटीमीटर याद आया, C होता है 10 का पावर -2। ग्राम कटा, मीटर कटा, ऊपर बचा 10 का पावर 3, नीचे है 10 का पावर -2, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +2 बनेगा। पावर्स को ऐड करेंगे। एप्टीट्यूड के इंडाइसिस के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो 10 का पावर 5 बनेगा एंड दैट्स इट। ये किसकी वैल्यू आई? ये हमारी आई N2 की वैल्यू। तो हम कहेंगे कि N2 हमारा 10 का पावर 5 था, इसलिए 1 न्यूटन 10 का पावर 5 डाइन होता है। क्लियर? तो मैं एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। कभी कभी क्या होते हैं कि वो एग्जामिनर ये चाहते हैं कि आपको कन्वर्जेंस आने चाहिए, कि अगर 1 यूनिट है तो कितना डाइन बनेगा, तो आप ये कहोगे कि हाँ, ये फोर्स की बातें चल रही है ना, कि फोर्स का यूनिट है डाइन। अच्छा, अगर ये पता ही नहीं आपको कि फोर्स का यूनिट है, तो फिर बाद में ये कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे, डायमेंशन नहीं पता, तो फिर कैसे बढ़ पाओगे आगे। सो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि यूनिट्स को देख करके आपको पता चले कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। एक बार फिजिकल क्वांटिटी पता चल गया तो फॉर्मूला तो आपको आता ही है ना, फोर्स होता है मा। सो वहाँ से आप डायमेंशन पर आ जा सकते हो, अगर डायमेंशंस को रट्टा नहीं मारा है तो, ठीक है। बट आइडेंटिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, आपने देखा, फिर आपने कहा कि दोनों में सेम है, कांस्टेंट है, फिर ये इक्वेशन बना। इक्वेशन में से आपने मैपिंग किया कौन क्या है, ठीक है, कि 2 प्लेयर, एक है SI वाला, एक क्या है CGS वाला। तो मैपिंग किया, फिर पहचान लिया कि N2 हमें खोजना है, तो N2 इज इक्वल टू, रीअरेंज किया फॉर्मूला को, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फिर आपने देखा कि दोनों ही फोर्स के ये है यूनिट्स है, राइट। सो ये जो है वो MKS वाला है, ये जो है CGS वाला है। तो दोनों ही अगर फोर्स के यूनिट्स है तो डायमेंशन दोनों के सेम होता है, तो डायमेंशन हमने लिख दिया, बस वो M1 M2 L1 L2, क्योंकि हमको एज़ पर MKS एंड CGS सब सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे। तो फिर M और C हमारा लेंथ चेंज कर देगा, kg हमारा मास चेंज कर देता है, SS तो या दोनों में सेकेंड्स है तो कट जाते हैं। फिर कन्वर्जेंस करो और आंसर आ जाता है। एक रीकैप मैंने आपको दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 4 को देखते हैं। T of simple pendulum depends upon length, mass, acceleration due to gravity। अब सवाल ऐसे बन सकते हैं कि क्या T का एक्सपेक्टेड फॉर्मूला बता सकते हो, या फिर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से,
या मास से, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या क्वाड्रेटिकली प्रोपोर्शनल है, क्यूबिकली है। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे सवाल आप कैसे सुलझाओगे? इसमें स्टेप्स है, जैसे प्रीवियस वाले में आपने देखा स्टेप्स इन्वॉल्व थे, तो सब यूनिक वैराइटीज़ में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरा एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बैंक मिल जाए, और कोई भी अगर फिर सवाल आ जाए तो आपको पता है कि कैसे हथियार इसमें यूज़ करना है। तो इसमें हथियार ये है कि क्योंकि हमें पता नहीं ना कौन कैसा रिलेट कर रहा है, तो हमको जनरल स्ट्रक्चर बनाना है। तो जनरल स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, लेट अस से t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का पावर x, ठीक है। फिर मैं x जब डायमेंशन के फॉर्मूला से जब चीज़ें सुलझाऊंगा तो वैल्यू निकलेगी x की। अगर 1 आ गया तो कहूँगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, -1 आ गया तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर 3 आ गया तो क्यूबिकली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे फिर मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो जनरल स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। सिमिलरली टाइम को मैं कहूँगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ना, तो स्मॉल m का पावर y कहूँगा, अलग वेरिएबल देना पड़ेगा ना, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, उसका पावर z कह देते हैं। तो फिर एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट हमें आते हैं, तो इनको कंबाइन कर लेते हैं, l का पावर x, m का पावर y, g का पावर z। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा देते हैं, दैट इज इक्वल टू k, l का पावर x, m का पावर y, g का पावर z, ठीक है। अब डायमेंशन की बात करेंगे, इसका डायमेंशन और बाकी चीज़ों का डायमेंशन, फिर डायमेंशन कंपेयर करके खेलेंगे, क्योंकि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का ये टॉपिक चल रहा है। तो इक्वेशन है तो लेफ्ट और राइट दोनों में सेम डायमेंशन होने चाहिए, राइट। चलिए, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब t समय तो t का पावर 1, बाकी सब 0। k ये तो नंबर वाला कांस्टेंट है, डायमेंशनल लेस। l लेंथ यानी l का पावर 1, दी होल पावर x भी है, उसको भूलना मत। m मास तो m का पावर 1, दी होल पावर y है, उसको भूलना मत। g ग्रेविटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी होल पावर z। मीटर लेंथ होता है, सेकेंड स्क्वायर समय 2 बारी दी होल पावर z, सो L1 t का पावर -2 दी होल पावर z। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। चलो अब इंडाइसिस की बारी, L का पावर x, M का पावर y, L का पावर z, t का पावर -2z, राइट। अब क्लब करना है कि m का पावर y एक ही है, इसमें और कोई प्लेयर नहीं है क्लब करने के लिए, बट l के 2 प्लेयर है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो l का पावर x इंटू l का पावर z, तो l का पावर x प्लस z, और फिर तो t का एक ही प्लेयर है, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, भूलना मत LHS में भी ये चीज़ें है। अब क्या करना है, m का पावर 0, m का पावर y से सेम प्लेयर्स को कंपेयर करना है। LHS में भी m, RHS का भी m। अब इसके पावर्स को कंपेयर करो तो 0 और y सेम होने चाहिए, यानी y की वैल्यू 0 हो गई। वैसे ही l और l के पावर्स अब कंपेयर करो, x प्लस z इज 0, ठीक है। फिलहाल ऊपर से मुझे x नहीं पता, z नहीं पता, तो इस पर मैं कुछ कमेंट कर नहीं सकता, तो इसको मत देखो फिलहाल, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसको और इसका पावर कंपेयर किया तो 1 इज इक्वल टू -2z, रीअरेंज करो तो z इज इक्वल टू -12, राइट। और फिर अब हम कहेंगे कि इसमें इस वाले एक्सप्रेशन में x इज -z है, z क्योंकि -12 था, तो अब x की वैल्यू निकल आ जाएगी विच इज़ हाफ। तो x आ गया, y आ गया, z आ गया। जब x y z आ चुका है तो फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करो, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये देखो इस प्रकार से आ जाएगा। अगर इस प्रकार से आ गया तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ दैट दिस थिंग इज़ नथिंग बट t इज इक्वल टू k रूट l/g। ध्यान से देखना, l का पावर हाफ है, g का पावर -12 है, जो कि इसको हम कह सकते हैं 1/√g, ठीक है। और ये तो रूट l हम कह सकते हैं, इसको रूट l कह सकते हैं। सो रूट l/√g को रूट l/g मैंने कह दिया और ये किए। इसमें दिक्कत ये है ये वाले टेक्निक से कि हम जो है ना एग्जैक्ट फार्मूला नहीं बता सकते। अगर आपको एग्जैक्ट फार्मूला याद है तो आपको याद आ रहा होगा, समय जो है 2π√l/g ये होता है। नहीं पता है तो आगे हम पढ़ लेंगे, टेंशन मत लेना। बट ड्रॉबैक मैं बता रहा हूँ, ये टेक्निक से आप जो है एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बता सकते। रीज़न वो के आपको पता नहीं है, राइट, के नहीं पता है, ये एक ड्रॉबैक होता है। और भी ड्रॉबैक है जो हम आगे बताएंगे, बट फिलहाल के लिए ये 4 टाइप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से सवाल बनते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से। तो मुझे लगता है सारी चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये ट्रिक की तरह कैसे यूज़ हो सकता है
एंड देन बहुत बेसिक था डायमेंशन दोनों का चेक करने का हमने देखा। एग्जाम्पल 2 में हमने देखा कि कैसे v का डायमेंशन हमें पता है वो और at का डायमेंशन सेम होना चाहिए, b/t का भी इससे सेम होना चाहिए, c का भी इससे सेम होना चाहिए, और ऐसे a b c के डायमेंशंस निकल करके आएंगे। फिर कन्वर्जन हमने देखा कि कैसे SI यूनिट पता है और वो CGS पूछ रहे तो CGS में जो कांस्टेंट की वैल्यू है कैसे निकालना है। फिर हमने देखा कि अगर हमसे कोई रिलेशन पूछ ले या फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कुछ टेक्निक हो तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, बट इसमें ड्रॉबैक है, एग्जैक्ट फॉर्मूला आता नहीं है, थोड़ा बहुत हम रिलेशंस के बारे में बता सकते हैं। फिर देखो अब हम कह सकते हैं ना कि T कैसा प्रोपोर्शनल था, T था रूट L से प्रोपोर्शनल, T था रूट G से प्रोपोर्शनल, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कैसे प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़ काफ़ी अच्छा है कि हमको यहाँ पर 3 चीज़ें करने मिल जाती है इस कॉन्सेप्ट से। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, कोई भी अगर हमको इक्वेशन दिया है तो डायमेंशन की मदद से बता सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं, क्योंकि LHS का डायमेंशन और RHS का सेम है फिर तो करेक्ट है, वो नहीं है तो गलत है। ठीक है, तो करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन चेक करने मिलता है। दूसरा, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, जो हमने देखा MKS टू CGS या CGS टू MKS। थर्ड हमारा है टू डिराइव रिलेशन अमंग दी वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे अभी वाला लेटेस्ट एग्जांपल के समय जो T है वो कैसा रिलेटेड है L से, रूट के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, डायरेक्ट, इन्वर्स, तो ये भी हमको वो मदद करता है। अब लिमिटेशन क्या है, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फाइंड नहीं कर सकते, और मान लो कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन से ये एक फॉर्मूला है S इज़ ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो अगर हम हमारे स्टाइल से इसका डेरिवेशन करने लगे कि S कैसे रिलेटेड है UTA से, तो हम तो ऐसे ही जाएंगे कि S इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू UAT स्क्वायर या U का पावर x A का पावर y T का पावर z ऐसे कहेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, राइट, कि S इज़ इक्वल टू U का पावर x A का पावर y T का पावर z। बट कुछ भी कर लो ये नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसमें कैसा है फंक्शन 1 प्लस फंक्शन 2। तो जब फंक्शन 1 प्लस फंक्शन 2 या फंक्शन 1 माइनस फंक्शन 2 ऐसा जब फॉर्मूलाज में हो तो फिर ये टेक्निक हमारी मदद नहीं कर पाएगी। सिर्फ अगर एक ही हो ना तो एक बार मदद कर दे कि स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड, उसमें मदद कर दे, फोर्स हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन उसमें मदद कर दे, बट अगर 2 हो जाए फंक्शन 1 प्लस फंक्शन 2 तब ये मदद नहीं कर पाएगा, इधर भी फेल हो जाएगा। तो इसका लिमिटेशन है। समझ में आ रही है बात? हाँ बिल्कुल, आप ये कह सकते हो कि अगर कुछ ऐसा सवाल आ जाए क्या S इज़ U रूट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर क्या इसके बराबर है या नहीं, तो वो डायमेंशन चेकिंग से आप कह सकते हो कि भाई जो S का डायमेंशन है वो इसका भी होना चाहिए, वो इसका भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो तुम गलत हो, नहीं है तो तुम गलत हो। ठीक है, तो वो डायमेंशन चेकिंग में ठीक है, बट आप सोच रहे हो कि मैं रिलेशन बता दूंगा ऐसे सब करके, तो रिलेशन वाला चेकिंग नहीं हो पाएगा जब फंक्शन 1 प्लस फंक्शन 2 का फॉर्म होता है या फंक्शन 1 माइनस फंक्शन 2 का। चलिए अब ATC के सवालों पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन SI यूनिट? 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। कर लिया ट्राई? क्या है आंसर? अब तो ये आपको अच्छे से पता है, मैंने कहा था SI यूनिट में 3 के बाद और भी जुड़े थे, जिसमें एम्पियर भी था, केल्विन भी था, ये तो बेसिक में ही था, MKS में ही था। ठीक है, तो लीटर नहीं था, दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, नॉट पूछा जा रहा है, सो लीटर जो है वो आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज़? अब एडवांस चैप्टर्स आपने कर रखे हैं आगे के तो आप बता लोगे, बट अगर नहीं भी कर रखे हैं ना तब भी बता सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से। जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ बताया था, उसमें डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज़ में एक तो था डायमेंशनल लेस कांस्टेंट और दूसरा था डायमेंशनल लेस वेरिएबल, जिसमें स्ट्रेन को हमने देखा था, याद आ रहा है? स्ट्रेन को देखा था, तो ये तो है, जब 3 है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 और 3 तो कट गए, 2 बच गए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो था यार, टेबल में ये मौजूद था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने कहा था इसके पास डायमेंशन है ना, हमारे टेबल में सिर्फ एक ही के पास डायमेंशन नहीं था, वो स्ट्रेन था, इसके पास तो था, सो इसके पास था, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जब 4 नहीं होगा तो एक ही बचा, 1 इज़ द करेक्ट आंसर, डन अंडरस्टैंड। बाकी डिटेलिंग यहाँ पर दे रखी है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द रिलेशन P is equal to A का पावर m B का पावर n, if the dimensions of P A and B are this thing then M N R dash respectively। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। कर लिया ट्राई? बताओ आंसर, देखते हैं आंसर फिर। ठीक है, इजी है, आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है। ये होमोजेनिटी ऑफ
डायमेंशंस का खेला है कि p का डायमेंशन तुमने हमको दे रखा है कितना है l² t का पावर -1, a का डायमेंशन तुमने दिया है lt, b का डायमेंशन तुमने दिया है lt² का पावर n। तो यहाँ पर अब l का पावर m l का पावर n क्लब हो जाएगा तो l का पावर m+n हो जाएगा, t का पावर m t का पावर 2n क्लब हो जाएगा तो ये t का पावर m+2n बनाएगा। इधर देखो l² t का पावर -1, अब लेंथ्स के पावर कंपेयर करो, सो 2 इज इक्वल टू m+n, और t के पावर्स कंपेयर करो तो -1 इज इक्वल टू m+2n। बस अब ऑप्शंस में चेक कर लो, एक है कि कोई साइमल्टेनियसली इसको सुलझा लेगा तो सुलझा लो जी, है ना, सुलझा लोगे सब्ट्रैक्शन करके तो बढ़िया है जी, m कट जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन पर 3 बन जाएगा, n 3 ही बनेगा ना, हाँ, और ये कितना बन जाएगा n-2n इज़ -n, तो आप कहोगे n इज़ -3, अब वो n लास्ट में पूछ रहे थे -3, ये लो सुलझ गया, 1 इज़ करेक्ट। या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ कार इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, देन द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी आर व्हाट। ये भी एटीसी का सवाल है, कठिन नहीं है ना, ईजी है ना। देखो पहले तो आपको ऑप्शंस देखना है कि हाँ भाई जी डिफरेंट है, तो पहले इजी वाले से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका डायमेंशन अगर डी है तो वही इसका भी डायमेंशन होना चाहिए, इसका भी और इसका भी, राइट, सभी का वही डायमेंशन होना चाहिए। तो एक्स ऑफ टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल ना, तो डिस्टेंस हमारा लेंथ में होगा, तो इसका डायमेंशन है एल का पावर 1, तो ए का भी यही डायमेंशन होना चाहिए। एल का पावर -1 तो गलत हो गया, 2 ऑप्शन कट गए। इस 2 ऑप्शन में से अगर बस मैं बी को सुलझा लूँ तो बात ख़त्म हो जाएगी। कितना बढ़िया है जी कि बी टी का भी डायमेंशन ये होना चाहिए। क्या कहा मैंने, बी टी का भी डायमेंशन एल का पावर 1 होना चाहिए। बी का तो पता नहीं, बट ये जो टी है वो समय है, तो टी का पावर 1 होगा, राइट। अच्छा जी, एंड दैट इज़ इक्वल टू एल का पावर 1, तो रीअरेंज कर लो ना, बी इज़ इक्वल टू क्या, एल का पावर 1 डिवाइड बाई टी का पावर 1, तो इसको हम कह सकते हैं L1 t का पावर -1, ये हो जाएगा B का डायमेंशन, जो कि इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, तो यस ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट हो गया। डन एंड डस्टेड। दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस वेरी फास्ट। अगर बेसिक्स क्लियर है तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ एरर्स एंड फिर उस पर ATC के सवाल। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दी क्लास। दैट्स इट फॉर टुडे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 2 लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम ये 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद उन्हीं पर AI ATC के PYQs भी करेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो है राउंडिंग ऑफ। अब इसका इस्तेमाल कब होता है, हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लेट से हमको आंसर मिला 7.4365, पर एग्जामिनर हमसे कहता है कि अप टू 4 डेसिमल आंसर नहीं चाहिए उन्हें, अप टू 2 डेसिमल आंसर चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ कैसे करें फिर, ये तो 4 डेसिमल में है, वो चाहते हैं हमारा आंसर 7. इस फॉर्म में हो। तो ये जो राउंड ऑफ करने की प्रोसेस है वो कोई रैंडम तरीका मनमर्जी वाला नहीं है, इसमें रूल्स छुपे हुए हैं। सर जी कितने रूल्स हैं, 2 ही रूल्स हैं। तो चलिए अब 1 बाय 1 रूल्स को पढ़ते हैं। तो समझ में आया ना राउंडिंग ऑफ कब यूज़ होता है। अब कैसे इसको यूज़ करना है, तो ये रहा रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 कब यूज़ करना है, जब 5 का इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है, याद रखना रूल 1 कब यूज़ करना है, जब डेसिमल्स में, ठीक है, डेसिमल्स में 5 का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है, तो देखो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, आप यहाँ पर देख सकते हो A.B', ये कोई लेटर्स नहीं है, A कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, B भी कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, और ये डैश भी। बट ये रूल किसके लिए है, जब ये डेसिमल्स में 5 ना हो, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अच्छा, जब भी आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो आपको फोकस करना है ये डैश पर। अगर ये डैश का नंबर ग्रेटर देन 5 है तो फिर प्रीवियस वाला नंबर हो जाएगा विकासित। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा A.B+1। ये जो विकासित मैं कहता हूँ, यानी प्रीवियस नंबर को ऐड कर दो 1 से, तो ये विकासित हो गया ऐसा। ठीक है, तो क्या है, याद रहने में इजी होता है। अच्छा, कि अगर डैश आपका ग्रेटर देन 5 है तो प्रीवियस वाले नंबर को विकासित करना है, यानी +1 करना है। और सर जी अगर वो जो डैश है वो लेस देन 5 हो जाए तो फिर विकासित नहीं होगा, एज इट इज़ कॉपी होगा। सिंपल सा रूल नंबर 1 है। अब ये देखो एग्जाम्पल
3.77। सबसे पहले पूछो क्या डेसिमल्स में 5 है, डेसिमल्स में 5 नहीं है तो रूल नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरा सवाल खुद से पूछो कि ये जो डैश है क्या ये ग्रेटर देन 5 है। हाँ, अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो इसको मत छेड़ो, इसके प्रीवियस वाले को विकासित करके आंसर लिखना है। तो प्रीवियस वाला नंबर जो है 7, ये विकासित हो जाएगा 7 + 1, तो आंसर आ जाएगा 3.8। ठीक है, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल कर रहा हूँ वो 2 डेसिमल प्लेस से 1 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करना चाहता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं 3.72। अगेन सबसे पहला सवाल क्या डेसिमल में 5 है, नहीं। फिर लास्ट डिजिट कैसा है, लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 5 है, तो फिर प्रीवियस वाला नंबर एज इट इज़ कॉपी करना है। अगर समझ में आ चुका है तो फिर बताना 3.7432 सॉरी, इसको अप टू 3 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करो, क्या होगा आंसर। अब यहाँ पर सबसे पहले पूछो क्या डेसिमल में 5 है, नहीं है। फिर लास्ट डिजिट को देखो, ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो फिर प्रीवियस वाला नंबर एज इट इज़ ही लिखना है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 3.743। अगर मैं इसको कहूँ कि अप टू 2 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करो, तो देखो लास्ट नंबर कैसा है, लेस देन 5 या ग्रेटर देन 5, लेस देन 5 है तो प्रीवियस वाला नंबर एज इट इज़ ही लिखना है। समझ में आ रही है बात, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपका रूल नंबर 1 है। अब सर जी अगर 5 का इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो फिर रूल नंबर 2 में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ रूल नंबर 2 का कब इस्तेमाल करना है, जब डेसिमल के बाद आपको 5 दिखाई दे, तो इसको याद कर लो। तो देखो स्ट्रक्चर ऐसा है A.B5C, तो A कोई भी नंबर हो सकता है, B भी कोई भी और C भी कोई भी, और यहाँ पर 5 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये डैश पर फोकस करो, यानी ये C पर फोकस करो। अगर ये C नॉन ज़ीरो हो जाए तो स्ट्रेट अवे आपको कहना है कि 5 के पहले वाले नंबर को कर दो विकासित, आंसर हो जाएगा A.B+1। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस होता है, 5 के बाद वाले नंबर को चेक करना है, अगर वो नॉन ज़ीरो है तो प्रीवियस वाला नंबर हो जाएगा विकासित और आपका राउंड ऑफ हो जाएगा। बट अगर सर जी ये जो 5 के बाद वाला जो नंबर है, ये जो डैश है, अगर ये ज़ीरो हो जाए फिर क्या करना है, फिर वॉच करो। किसको वॉच करना है, 5 के पहले वाले नंबर B को वॉच करो। अगर B इवन है तो एज इट इज़ लिखना है, और अगर B ऑड है तो विकासित करना है। ईजी है ना। मैं एक बार इस स्ट्रक्चर को रिपीट कर देता हूँ। डेसिमल के बाद मेरे पास है 3 नंबर, बीच में बैठा है 5। 5 के राइट में देखो, 5 के राइट में देखो, अगर वो नॉन ज़ीरो नंबर है तो 5 के प्रीवियस वाला नंबर यानी 5 का लेफ्ट वाला हो जाएगा विकासित। बट अगर सर जी 5 के राइट वाला इक्वल टू 0 है तो क्या करना है, प्रीवियस नंबर को वॉच करो। अगर वो इवन है तो एज इट इज़ कॉपी, अगर ऑड है तो विकासित। अगर अब ये समझ में आ चुका है तो एग्जाम्पल पर आते हैं। 6.450 इसको कैसे 2 डिजिट में राउंड ऑफ करोगे, चलो 1 डिजिट में राउंड ऑफ करके बताओ। ठीक है सर जी, अगर इसको राउंड ऑफ करना है 1 डिजिट में तो फिर हम ये कहें, देखो 2 डिजिट वाला तो इजी है ना, 6.450 को 6.45 ही कहेंगे, राइट। बट अगर इसको 1 डिजिट में राउंड ऑफ करना है तो हम कहेंगे रूल 2 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डेसिमल में 5 है। पहले तो ये हो गया। अब दूसरा, 5 का राइट देखो, इक्वल टू 0 है तो फिर लेफ्ट को वॉच करना है। वॉच करो और चेक करो, इवन है तो एज इट इज़ कॉपी, ऑड होता तो फिर विकासित हो जाता। इवन है तो एज इट इज़ कॉपी, 6.4 आंसर है। रूल समझ में आ चुका है। आगे इसमें देखो 5 इन्वॉल्व है, ओके, तो फिर राइट चेक करो, 0 है फिर लेफ्ट को वॉच करो, ऑड है तो फिर विकासित होगा, इवन होता तो कॉपी कर लेते, विकासित कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो, 5 इन्वॉल्व है तो राइट को चेक करो, नॉन ज़ीरो है तो कुछ पूछो मत, लेफ्ट वाले को सीधा विकासित कर दो, हो गया आंसर। इजी, समझ में आ गया। ये जो रूल 2 है बहुतों को तकलीफ देता है, बट मैंने ट्राई किया है कि आपको आसान भाषा में समझाओ। ये इंग्लिश में बीच में नहीं लेकर आया, ये स्ट्रक्चर्स को लेकर आया ताकि ईजिली आपको समझ में आ जाए। बट फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ आपसे, कि मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, इसलिए ये एग्जाम्पल्स करके फिर मेरे को बताओ। अब वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना।
चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। सवाल ये है कि इन सभी नंबर्स को हमें कन्वर्ट करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 5 है या नहीं, डेसिमल के बाद यहाँ पर 5 तो नहीं है, 5 नहीं है तो रूल 1 का इस्तेमाल करेंगे, और रूल 1 ये कहता है लास्ट नंबर को देखो, लेस देन 5 है तो फिर प्रीवियस वाला नंबर एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। सो 7.36 आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब चेक करो, इसमें 5 है नहीं है तो लास्ट नंबर को देखो, ग्रेटर देन 5 है तो फिर प्रीवियस वाला नंबर हो जाएगा विकासित। सो 7.37। यहाँ पर चेक करो, इन सभी एग्जाम्पल में अब तो 5 दिखाई दे रहा है तो रूल 1 नहीं रूल 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 के बाद वाला कैसा है, नॉन ज़ीरो, तो नो क्वेश्चन आस्क्ड, प्रीवियस वाला हो जाएगा विकासित। सो 8.33 आंसर हो गया। इसमें कैसे करें सर जी? सो 9.445 बराबर होता है 9.4450 के, तो अब 5 के राइट वाला देखो, क्योंकि 5 के राइट वाला पहले मिल नहीं रहा था ना, अब मिल गया। सो वो कैसा है, 0, तो प्रीवियस नंबर को वॉच करो, अगर वो इवन है तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, तो ये रहा आंसर, और अगर ये होता और तो हो जाता विकासित। ठीक है, अब इसको चेक करो, सेम 7.455 बराबर होता है 7.4550 से, तो 5 के बाद वाला देखो 0 है तो प्रीवियस वाला वॉच होगा, अब प्रीवियस वाला अगर ऑड है तो हो जाएगा विकासित। सो 7.46 इज़ दी आंसर। ईजी है, अब कोई तकलीफ नहीं। बहुत सारे बच्चों को तकलीफ आती है राउंडिंग ऑफ में, मुझे नहीं लगता है इसके बाद से आपको कभी तकलीफ आएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर की भी आप चेक कर सकते हो, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे क्लास में। ठीक है, मतलब अगर आप फोल्डर में जाते हो, नोट्स वाले फोल्डर में जाते हो तो सारा आपको मिल जाएगा, खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब सेकंड टॉपिक पर जाते हैं, जो है एरर एनालिसिस। इसमें होता क्या है, एरर को एनालाइज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट एरर क्या होता है? देखो, एरर होता है डिफरेंस किसका, मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू का। एक्चुअल वैल्यू एक चीज़ होती है, फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। और जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो तो प्रैक्टिकल सिनारियो होता है, और प्रैक्टिकल सिनारियो और आइडियल सिनारियो अलग होता है। तो वही वो कह रहे हैं कि आइडियल सिनारियो से जो आंसर आया है और प्रैक्टिकल सिनारियो से जो आंसर आया है, तो दोनों के बीच का जो फासला है वही आपका एरर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरर्स देखें तो 4 टाइप्स ऑफ एरर है, और आपके ATC एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट है वो है रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। इनमें से सवाल आए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रीवियस वाला ना पढ़े, क्योंकि प्रीवियस वाले जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, फंडामेंटल है आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए भी। ठीक है, तो 4 टाइप के एरर्स है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर जिसको कभी कभी फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, एंड देन हमारे पास है परसेंटेज एरर। एक एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं विथ एग्जाम्पल, तो इजी होगा। मैं चाहता नहीं कि आपके लिए बोरिंग क्लास हो, डेफिनेशन पढ़ूँ और फिर बाद में एग्जाम्पल करें, नहीं। ठीक है, ये मेरे स्टाइल से मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो आपको मज़ा भी आएगा, लेक्चर शॉर्ट एंड स्वीट भी होगा और सारी चीज़ें याद भी रहेगी। देखो, हमने मेजरमेंट्स लिए थे एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्वांटिटी के, तो ये डेटा हमको मिले 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6। ठीक है जी, अब सबसे पहले वो पूछ रहे कि मीन वैल्यू इसका क्या होगा। मीन वैल्यू होता है एवरेज, राइट। एवरेज यानी सम करो सभी डेटा का और डिवाइड बाय कितने प्लेयर है वो लिख दो काउंट करके, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5 होगा यहाँ पर। तो आपने देखा फॉर्मूला क्या है मीन वैल्यू का, सम ऑफ द डेटा डिवाइड बाय टोटल प्लेयर्स कितने हैं। अब यहाँ पर आपको 2 बातें नोट करनी है। सबसे पहली बात कि मीन वैल्यू का ये फॉर्मूला है, मीन यानी एवरेज, तो ये फॉर्मूला है। दूसरी बात, जब मैं ट्रू वैल्यू कहता हूँ तो ट्रू वैल्यू हमेशा ये फॉर्मूला नहीं होता। तो सर जी ट्रू वैल्यू क्या होता है फिर? 2 बातें हैं इसमें। पहली बात, क्वेश्चन में अगर वो कह दे कि ट्रू वैल्यू इज़ गिवन तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करें, वही हमारी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है, तो वही हमारी एक्चुअल वैल्यू। बट सर जी अगर क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं दिया गया हो तो फिर हमको कहना है कि रेफरेंस पर्पस के हिसाब से क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, राइट। तो रेफरेंस पर्पस के हिसाब से हमको नहीं दिया गया ट्रू वैल्यू, तो हम कहेंगे कि हम डेटा जो दिया गया है उसका मीन वैल्यू फाइंड करेंगे और वही हमारी मीन वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू बन जाएगी। वही मीन वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू बन जाएंगी और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आया? जैसे इस क्वेश्चन में क्या मैंने आपको ट्रू वैल्यू दिया है या आप उसको कह लो एक्चुअल वैल्यू मैंने आपको दिया है, नहीं दिया है ना,
तो फिर आप क्या करोगे, नहीं दिया गया है तो रेफरेंस के हिसाब से हमने मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू माना है, और हम कहेंगे अब कि x इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स डिवाइड बाय टोटल प्लेयर, और ये हमारी आ गई ट्रू वैल्यू। इसको आप ट्रू वैल्यू कह लो, इसको आप मीन वैल्यू कह लो, ठीक है, एक ही बात है, बट मुझे लगता है दोनों में डिफरेंस है, मीन वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ये आइडिया आपको आ गया। क्वेश्चन में अगर स्ट्रेट अवे ही ट्रू वैल्यू दिया है तो हम मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू क्यों कहेंगे, दिया है ना तुमने एक्चुअल वैल्यू ये है, तो सीधा हम कहेंगे कि वही हमारी ट्रू वैल्यू है। बट अगर नहीं दिया गया हो तो ये मशक्क़त हमको करनी पड़ती है और कहना पड़ता है कि ट्रू वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये ट्रू वैल्यू पर जोर देना था, बाकी मीन वैल्यू का तो वही फॉर्मूला है, मीन वैल्यू पर तो कोई डिबेट नहीं है, ट्रू वैल्यू पर ही डिबेट था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का सिंबल है डेल्टा एक्स, ये क्या है, डेल्टा एक्स है। अच्छा, अब दूसरा, इसका मीनिंग क्या है। एब्सोल्यूट का मतलब है मॉड लगाना है, एरर का मतलब क्या है, डिफरेंस इन दी मेजर्ड वैल्यू एंड दी ट्रू वैल्यू। सो मॉड ऑफ एक्स मेजर्ड माइनस एक्स ट्रू। देखा, वो ट्रू पर मैंने प्रीवियस में जोर क्यों दिया था, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में अगर ट्रू वैल्यू दे रखा है तो स्ट्रेट अवे कॉपी करेंगे, नहीं दिया है तो कैसे तो लाना है रेफरेंस के हिसाब से, तो इसके लिए हम मीन वैल्यू की मदद लेंगे। अब क्लियर हो रहा है, तो ये आपको आगे भी समझेगा। अच्छा, मॉड का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, वैसे लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है, फिर भी एक बार क्लियर कर देता हूँ कि मॉड 2, उसे कोई दिक्कत नहीं है पॉजिटिव नंबर से वो 2 को बाहर फेंकेगा। मॉड 0, उसे कोई दिक्कत नहीं है 0 से 0 को बाहर फेंकेगा। बट जब मॉड -2 आया तो उसे दिक्कत है, उसे आंसर -2 नहीं चाहिए, उसको आंसर हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो ये -2 को कहेगा तुम पॉजिटिव बन के बाहर निकलो, और ये तुम्हारा आंसर है। तो याद रखना, जब भी मैं मॉड लगाता हूँ कोई भी नंबर के, इसमें मैं मॉड लगा, फिर वो आपका डेसिमल में ही क्यों ना होने दो, मॉड -1.2, तो उसको पॉजिटिव करके वो बाहर भेजता है। सो मॉड विल ऑलवेज गिव मी पॉजिटिव या 0 वैल्यू, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, नेगेटिव कभी नहीं देगा वो। तो चलिए, अब मॉड का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, अब एब्सोल्यूट एरर का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पर मॉड हमने लगा दिया, फिर एरर का मतलब डिफरेंस इन दी मेजर्ड एंड दी ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो बात होगी, जैसे एब्सोल्यूट एरर क्वेश्चन में सीधा दिया गया हो या क्वेश्चन में सीधा नहीं दिया गया हो। क्वेश्चन में सीधा दिया गया हो तो वो जो भी डेटा है उसको हम कहेंगे दैट इज़ डेल्टा एक्स, और आगे बढ़ जाएंगे कि हाँ क्वेश्चन में एब्सोल्यूट एरर कहा गया है वो डेल्टा एक्स के बराबर है, और आगे बढ़ गए। क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो क्या करना है, तो फिर हमको कहना है एब्सोल्यूट एरर हम एक एक डेटा का आपको निकाल करके दे सकते हैं। जैसे डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू मॉड एक्स आई माइनस एक्स। ये एक्स आई क्या है, वही मेजर्ड वैल्यू, एक एक डेटा है ना, x1 x2 x3 वैसे, तो उस हिसाब से एक एक हम पुट करेंगे और उस एक एक के लिए रिस्पेक्टिव एब्सोल्यूट एरर आते जाएगा। जैसे अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम यही यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको अभी वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर नहीं दिया गया था, है ना, हमको ऐसे डेटा दिया गया था, ये 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6, तो हम कहेंगे ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है, x5 है, ठीक है। एक एक डेटा दिया गया, इस एक एक डेटा का हम रिस्पेक्टिव एब्सोल्यूट एरर आपको बताएंगे। कैसे बताएंगे, इस फॉर्मूला से i को 1 रखो तो डेल्टा x1 इज इक्वल टू मॉड x1 माइनस x बन जाता है, राइट। देखो डेल्टा x1 इज मॉड x1 माइनस x, और वो x क्या है, x है x ट्रू वैल्यू, और x ट्रू वैल्यू कैसे निकाला था, क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं गिवन था तो मीन वैल्यू को ही हमने ट्रू वैल्यू माना था, राइट। तो इसको हमने ट्रू वैल्यू माना है, तो यहाँ पर वो मैंने लिखा है। समझ में आया कैसे हमने निकाला। वैसे ही डेल्टा x2 अगर निकालना हो तो दैट इज इक्वल टू मॉड x2 माइनस x। x2 हमारा 4.5 है, x हमारा 4.4 है, ये आ गया, ठीक है। ये क्या है, x3 माइनस x, और ऐसे हम आगे बढ़े। तो एब्सोल्यूट एरर में भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है तो डेल्टा x हो गया, नहीं गिवन है तो एक एक डेटा का एब्सोल्यूट एरर हम निकाल सकते हैं। चलो ये भी क्लियर हो गया, तो अब आगे बढ़ सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर की चर्चा कर सकते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर तो यहाँ पर क्योंकि मीन लगाया गया है तो इस चीज़ का एवरेज निकालना है, और हमने प्रीवियस में एब्सोल्यूट एरर एक एक डेटा के लिए निकाला था, इसका आप मीन जानना चाहते हो
तो बहुत सिंपल है, ऐड करो सभी को, डिवाइड बाय एन करो, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो सिंपल सा बेसिक है एवरेज का, ठीक है। तो सभी को ऐड किया, डिवाइड बाय 5 किया, तो मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ गई। इजी। तो ये हमारा क्या था, पॉइंट नंबर 3। तो अब तक हमने बेसिकली मोटा मोटी 3 चीज़ पढ़ा है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ क्या थी, मीन वैल्यू, ठीक है। तो मीन वैल्यू एवरेज होता है, और दूसरा उसमें देखा कि ट्रू वैल्यू क्या होता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया तो बढ़िया है, नहीं दिया तो मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू एज अ रेफरेंस मानते हैं। दूसरा हमने देखा एब्सोल्यूट एरर, क्वेश्चन में दिया है बढ़िया है, वही डेल्टा एक्स है, नहीं दिया है तो फिर हम कहेंगे डेल्टा एक्स आई इज मॉड एक्स आई माइनस एक्स, जहाँ पर एक्स क्या है, ट्रू वैल्यू। अच्छा, फिर हमने तीसरा देखा मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन यानी एवरेज करना है एब्सोल्यूट एरर का, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला यानी सभी डेल्टा एक्स आई का हमका एडिशन करना है और फिर उसका डिवीजन करना है किससे, 5 से, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 एंड 5 एक दूसरे से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 4 है रिलेटिव एरर, पॉइंट नंबर 5 है परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स, परसेंटेज एरर होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, यानी रिलेटिव एरर में ही 100 मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो रिलेटिव एरर जैसे आपने देखा डेल्टा एक्स बाई एक्स, अब यहाँ पर दिक्कत है, क्वेश्चन में डेल्टा एक्स दिया गया हो, एक्स दिया गया हो, तो रिलेटिव एरर स्ट्रेट अवे डिवीजन करके हम बता सकते हैं कि आंसर आ गया। बट अगर ये भी ना दिया हो, ये भी ना दिया हो, जैसे हमारा क्वेश्चन है, फिर कैसे करेंगे, है ना, ना डेल्टा एक्स दिया गया है ना एक्स दिया गया है, तो ये कैसे निकालेंगे रिलेटिव एरर फॉर द क्वेश्चन। तो फिर हमको रेफरेंस मानना पड़ेगा कि ये चीज़ एज अ रेफरेंस हम कहेंगे दिस इज़ नथिंग बट मीन वैल्यू, जिसको हमने ट्रू वैल्यू माना है, ठीक है। और सिमिलरली ये जो चीज़ है डेल्टा एक्स, क्योंकि डायरेक्टली एब्सोल्यूट एरर तो नहीं दिया, हमारे पास डेल्टा x1 था, डेल्टा x2 था, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो हम रेफरेंस के लिए यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर मानेंगे और सॉल्व करेंगे। जब डायरेक्ट गिवन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ना गिवन हो तो रेफरेंस के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको नोट करनी है, इसलिए बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ। सो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा 0.1 था, एंड यहाँ पर मीन वैल्यू हमारा था 4.4, सॉल्व करोगे तो 1/44 आ जाएगा, जो 0.22 के बराबर है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है परसेंटेज एरर, इसी अबाव में 100 मल्टीप्लाई करना है तो 2.27% आ जाएगा। समझ में आ गया, पाँचों के 5 पॉइंट क्लियर हो गए। फॉर्मूला एक बार देख लेना, रिवाइज तो मैंने करवा दिया है। यहाँ पर ये 5 चीज़ थी, मैं इसको इन शॉर्ट में लिख देता हूँ। मीन वैल्यू क्या होता है, एवरेज सम ऑफ द डेटा डिवाइड बाय एन, ये हमने किया। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डेल्टा एक्स इसका सिंबल है, जो कि होता है, अगर दिया गया हो तो बढ़िया है, नहीं तो डेल्टा एक्स आई किसके बराबर है, मॉड एक्स आई माइनस एक्स के बराबर है, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, ये एवरेज है, एवरेज है इस प्रकार से, बट किसका एवरेज है, वो जो आपका डेल्टा एक्स आई है, सभी का समेशन कर लेना, डिवाइड बाय एन कर लेना। रिलेटिव एरर क्या है, डेल्टा एक्स बाय एक्स है। परसेंटेज एरर क्या है, रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई करना है। बस यही ये 5 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड अब इससे कनेक्टेड है नेक्स्ट टॉपिक, जो है प्रोपागेशन ऑफ एरर। प्रोपागेशन ऑफ एरर में 5 चीज़ें हैं, और एक्चुअली इसका बेसिक आइडिया क्या मालूम है प्रोपागेशन ऑफ एरर में, कि पूरा मेहनत जो आपका होता है वो होता है एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने में, पूरी मेहनत इसी में होती है, दिमाग आपको इसी में लगाना है, बाकी सब कुछ तो गिवन ही होता है। सो प्रोपागेशन ऑफ एरर में पूरी मेहनत होती है कि आप ये एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, डेल्टा क्यू या डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रक्चर्स होती है, उस स्ट्रक्चर्स के हिसाब से हमारे रूल्स हैं। तो पहला है एडिशन वाला स्ट्रक्चर, उसमें रूल क्या है, देखो गिवन क्या होता है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, क्यू इज ए प्लस बी। तो क्यू इज़ ए प्लस बी, आप देख सकते हो एडिशन वाला स्ट्रक्चर चल रहा है, आपको फाइंड करना है ये क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू। पूरा जोर इसी पर है क्योंकि यही अननोन है जो है डेल्टा क्यू, जो कि है एब्सोल्यूट एरर, पूरा जोर इसी पर है। तो कैसे सॉल्व करोगे, क्यू तो स्ट्रेट अवे जो दिया गया स्ट्रक्चर उसी को फॉलो करेंगे। डेल्टा क्यू के लिए हम कहेंगे ये है रूल, डेल्टा क्यू इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए यहाँ से डेल्टा बी यहाँ से, दोनों का ऐड कर लेना तो डेल्टा क्यू आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो a इज इक्वल टू 5.2 प्लस माइनस 0.1,
बी इज़ 3.1 प्लस माइनस 0.2, Q इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, आपको Q प्लस माइनस डेल्टा Q खोजना है। तो जैसे मैंने आपको कहा था इस Q में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो है वही ऑपरेशन करना है, Q इज़ ए प्लस बी, तो यही ऑपरेशन। इसमें ए प्लस बी क्या है, ये पूरा ए ये पूरा बी, इन दोनों को ऐड करना है? नहीं, अब यहाँ पर देखो क्या मैंने कहा था, ये Q क्या है, ए प्लस बी, बट ये ए कहाँ से है, ये पहला वाला नंबर इधर का ना, पॉजिटिव नेगेटिव के लेफ्ट में जो बैठा है, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव के जो लेफ्ट में बैठा है वो भी, इन दोनों का लेफ्ट का एडिशन आपको करना है। तो इधर भी हम वही करेंगे, प्लस माइनस के लेफ्ट में कौन बैठा है, इधर 3.1, प्लस माइनस के लेफ्ट में इधर कौन बैठा है, 5.2, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये a प्लस बी Q वाले का आ जाएगा, और ये Q की प्राप्ति आपको मिल जाएगी विच इज़ 8.3। अब क्लियर हो रहा है कि इसमें कैसे हम रूल्स यूज़ करते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये क्लियर हो गया तो अब डेल्टा Q की बात करते हैं। सिमिलरली डेल्टा Q के लिए हम राइट वाले प्लेयर्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये डेल्टा A रिप्रेजेंट करेगा, ये डेल्टा B रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो डेल्टा A प्लस डेल्टा B आपको करना है, तो डेल्टा Q आपको मिल जाएगा इस प्रकार से 0.1 प्लस 0.2 विच इज़ 0.3। एंड फाइनली आपको रिजल्ट चाहिए था कि Q प्लस माइनस डेल्टा Q कितना है, इस प्रकार से है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस दी एब्सोल्यूट एरर, ये एक्चुअली ये स्ट्रक्चर कहना चाहता है। ये एडिशन के लिए सिंपल था, सब्ट्रैक्शन के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। सब्ट्रैक्शन के लिए बस यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा है, सब्ट्रैक्शन वाला है ना, बस। तो Q का तो खेला कोई डिफ़िकल्ट है नहीं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर दिया गया है वही ऑपरेशन करना है। दिक्कत आती है बस एब्सोल्यूट एरर में, और उसके लिए दिमाग लगाना होता है, उसके लिए रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर रूल भी सेम ही है। नोट करने वाली बात है, इधर नेगेटिव नहीं है, इधर स्टिल पॉजिटिव है। जैसे एडिशन में पॉजिटिव था, सब्ट्रैक्शन में भी इधर पॉजिटिव ही है। तो नोट करना, नेगेटिव मत कर देना, ठीक है जी। तो एडिशन किया। अब आते हैं क्वेश्चन पर, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बस यहाँ पर मैंने माइनस रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मुझे Q की वैल्यू निकालनी है तो Q क्या है, A माइनस बी है। और ये A और B कैसे निकलेंगे, प्लस माइनस के बगल में लेफ्ट में जो बैठे हैं, तो ऊपर से 5.2 मेरा ये A हो गया, 3.1 मेरा B हो गया, तो उसका सब्ट्रैक्शन करो तो यहाँ पर Q आ जाएगा A माइनस बी विच इज़ 2.1। अब मुझे डेल्टा Q निकालना है, तो डेल्टा Q कैसे निकलेगा, सब्ट्रैक्शन में भी वही कॉन्सेप्ट है, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो ये मेरा डेल्टा A है ना, प्लस माइनस के राइट में जो बैठता है वो डेल्टा वाले प्लेयर्स होते हैं, तो प्लस माइनस के राइट में ये जो है वो डेल्टा B है। इन दोनों का एडिशन करो तो आपको डेल्टा Q की प्राप्ति होगी, एंड दिस इज़ द रिजल्ट। तीसरा जो है स्ट्रक्चर अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन का हो गया तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। अब एब्सोल्यूट एरर पर नहीं रहता है, अब प्लेयर्स जो आ जाते हैं वो रिलेटिव एरर के प्लेयर्स आ जाते हैं। देखा आपने, पहले दो में एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर तक हो गया था, रिलेटिव एरर का कोई लोचा नहीं था। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर के प्लेयर्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो दैट ये तो गिवन सभी में वही होता है, A प्लस माइनस डेल्टा ए, B प्लस माइनस डेल्टा B, ठीक है जी। अब Q का स्ट्रक्चर देखिए, A इंटू B मल्टीप्लिकेशन का है, मल्टीप्लिकेशन का है। सो यहाँ पर Q प्लस माइनस डेल्टा Q अगर आपसे कोई पूछ ले तो Q पर तो कोई टेंशन नहीं, जैसा दिया गया है वही ऑपरेशन हम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। दिक्कत होती है डेल्टा Q में, क्योंकि डेल्टा Q में आप ये मत कह देना कि डेल्टा Q भी डेल्टा A इंटू डेल्टा B करेंगे, ये कॉमन सी मिस्टेक है। नहीं, ऐसा नहीं करना। डेल्टा Q निकालने के लिए ये फॉर्मूला का, ये रूल का इस्तेमाल करना है। डेल्टा Q बाई Q इज इक्वल टू डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B। तो आप देख सकते हो ना, ये डेल्टा Q एब्सोल्यूट एरर है, ये एक्चुअल वैल्यू है। रिलेटिव एरर में आपने देखा था ये कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली रिलेटिव एरर ऑफ Q इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ A प्लस रिलेटिव एरर ऑफ B, ऐसे होगा आपका, ठीक है जी। और फिर इसको सॉल्व करके आप डेल्टा Q की वैल्यू खोज सकते हो। एग्जाम्पल से बेटर मैं समझाता हूँ, बाकी मिस्टेक समझ में आ गया ना, ये मिस्टेक करते हैं जनरली, डेल्टा Q के लिए ये नहीं करना है। इस रूल का इस्तेमाल करके आपको डेल्टा Q निकालना है। तो ये रहा क्वेश्चन, A B गिवन है, Q का स्ट्रक्चर मल्टीप्लिकेशन का है, आपको ये फाइंड करना है। तो सबसे जो इजी काम होता है वो Q निकालना होता है। मेहनत सिर्फ डेल्टा Q के लिए है, मैंने स्टार्ट में ही बताया। Q कैसा है, A इंटू B, प्लस माइनस के लेफ्ट में जो बैठा है वो रिस्पेक्टिव A एंड B है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो Q की प्राप्ति हो गई। अब हमको डेल्टा Q निकालना है। डेल्टा Q कैसे निकालेंगे, डेल्टा Q
पूछो कौन सा स्ट्रक्चर है, मल्टीप्लिकेशन वाला, तो रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा यूज में, डेल्टा क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब सारी चीज़ें हमको पता है, ये देखो ये है आपका डेल्टा ए, ये है आपका डेल्टा बी, तो सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करो, ए ये रहा, बी ये रहा, तो सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करो, फिर क्यू ये रहा, तो करो सब्स्टिट्यूट। तो सारे प्लेयर जब पता है, सिर्फ डेल्टा क्यू अननोन है, तो आप देख सकते हो सब्स्टिट्यूट किया। पहले तो मैंने ये जो राइट हैंड साइड है उसको यहाँ पर सॉल्व किया है 0.1, फिर मैंने कहा कि यहाँ पर राइट हैंड साइड ये जब मैंने सॉल्व किया तो आ गया 0.1, ठीक है। फिर q इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, q अपने आप में 8 कंसीडर हमने मतलब सॉल्व किया है, सो डेल्टा q इज़ 0.1 इंटू क्यू विच इज़ 0.1 इंटू 8 विच इज़ 0.8। आ गया, समझ में आया। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लियर। अब डिवीजन की बातें करते हैं। डिवीजन, सो डिवीजन के अंदर यहाँ पर गिवन स्ट्रक्चर तो वही है, q का जो है वो हो जाएगा a डिवाइड बाई p। आपको फाइंड करना है q प्लस माइनस डेल्टा q, तो q का तो इजी है, जैसा दिया है वही ऑपरेशन करना है, a डिवाइड बाई b करना है, q आ जाएगा। बट डेल्टा q के लिए आप ये मत कह देना कि डेल्टा a बाय डेल्टा b, ये हो जाएगा गलत। एब्सोल्यूट एरर ऑफ q निकालना है ना, तो रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि रिलेटिव एरर ऑफ q इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b। यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सेम ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम कॉन्सेप्ट था। यस, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करके डेल्टा क्यू निकालेंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये देखो एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ए बी दे रखा है, क्यू का स्ट्रक्चर गिवन है, आपसे ये मांगा जा रहा है, तो इजी वाला काम पहले, क्यू कैसे करना है, इस ऑपरेशन से 2 डिवाइड बाई 4 आ गया हमारा क्यू। एक बार क्यू आ गया, फिर डेल्टा क्यू निकालने के लिए आपको पूछना है स्ट्रक्चर क्या है, डिवीजन वाला है, तो फिर रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बनेगा। सब कुछ हमें पता है, दिस इज़ डेल्टा ए, दिस इज़ डेल्टा बी, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, क्यू अभी हमने खोजा, तो सब कुछ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो और डेल्टा क्यू निकाल दो, आ गया आपका आंसर, ठीक है। एंड फाइनली हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है विच इज़ पावर ऑफ अ क्वांटिटी, जो एटीसी में पूछ लिया गया है बहुत बार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एटीसी के लिए। ये कैसे करेंगे, गिवन वही है a प्लस माइनस डेल्टा है, ये गिवन है, बट अब जो आपका स्ट्रक्चर है q इज इक्वल टू a का पावर n, तो पावर आ रहा है, जो कि प्रीवियस में एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो पावर्स नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, इसमें नया क्या है, पावर्स आ गया। तो जब पावर्स आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई पूछ लिया q प्लस माइनस डेल्टा q, तो q के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, जो दिया गया वही ऑपरेशन करना है, स्टार्ट में कहा था। पूरा दिमाग लगाना होता है डेल्टा q के लिए, सारे रूल्स है डेल्टा q के लिए। तो डेल्टा q के लिए अगेन यहाँ पर रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट आएगा प्लस मॉड का कॉन्सेप्ट। सो रिलेटिव एरर ऑफ q इज इक्वल टू समथिंग इनटू रिलेटिव एरर ऑफ a। वो समथिंग क्या है, जो भी आपका पावर है ना, वो बगल में लिखना है मॉड के साथ, यानी नेगेटिव नहीं रखना है। बाकी ये n कोई भी इंटीजर या आपका फ्रैक्शन या कोई भी हो सकता है, होल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। n का नेचर कुछ भी हो सकता है, रियल एक्सिस में जो है n बिलोंग्स टू दी रियल एक्सिस, यानी n बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बस शर्त क्या है, उसको मॉड में रखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, बेटर होगा। तो यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इजी वाला काम क्या है, q को निकालना, क्योंकि q है a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो तो आ जाएगा q, 3 स्क्वायर हो गया 9। अब आपको सवाल पूछना है कि डेल्टा q मुझे निकालना है, उसके लिए स्ट्रक्चर देखो, पावर वाला है ना। पावर क्वांटिटी में हम कहते हैं रिलेटिव एरर में मॉड भी आएगा। सो डेल्टा q बाई q इज इक्वल टू, अच्छा जो स्ट्रक्चर के हिसाब से वो ऐसा है, मॉड n इंटू डेल्टा a बाई। अब यहाँ पर n हमारा 2 है, तो इसलिए मॉड n इज़ मॉड 2, वो भी 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर वो हमने सब्स्टिट्यूट किया, डेल्टा a हमको पता है यहाँ से, a हमको पता है यहाँ से, फिर वो सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेशन किया, आप देख सकते हो दैट राइट हैंड साइड जो है हमारा 0.2 आया, बट डेल्टा q निकालने के लिए ये q भी इससे मल्टीप्लाई होगा। सो q इंटू 0.2, सो q कितना है 9, सो 9 इंटू 0.2 1.8, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब इस पर मैं एक समरी देना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहले समरी पर आ जाते हैं, हाँ ठीक है, पहले नोट पर आ जाते हैं, फिर समरी पर आते हैं कि 5 चीज़ें हमने पढ़ी है ना,
बेसिक में एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ कि 5 चीज़ें पढ़िए, फिर थोड़ा सा एक्सटेंशन एंड देन समरी। एडिशन में पूरी मेहनत क्या है, पूरा प्रोपागेंडा यहाँ पर क्या है कि डेल्टा क्यू एब्सोल्यूट एरर पर रूल्स है, बाकी किस पर रूल्स नहीं है। गिवन स्ट्रक्चर ये है, अगर एडिशन वाला है तो क्यू तो निकल आ जाता है। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अगर एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में भी है तो वही कॉन्सेप्ट है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो रिलेटिव एरर आ गया, डिवीजन में है तो रिलेटिव एरर आ गया, और अगर पावर ऑफ अ क्वांटिटी है तो रिलेटिव एरर के साथ मॉड भी आएगा। अब सर जी अगर इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हो गए तो कैसे करेंगे, बहुत सारे प्लेयर्स हो गए, जैसे ये q इज इक्वल टू ए का पावर l b का पावर m डिवाइड बाई c का पावर n, तो इसमें रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट डेल्टा q बाई q, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा सी बाई सी, ठीक है। फिर एडिशन ही रहेगा, सभी प्लेयर्स एडिशन में ही रहेंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सब्ट्रैक्शन तो किसी में नहीं था, एडिशन ही रहेंगे। फिर मॉड आएगा, जैसे मैंने कहा था इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, पावर क्वांटिटी में मॉड आ जाता है, तो ए के ऊपर एल बैठा है तो फिर यहाँ पर मॉडल आ जाएगा, इस रिलेटिव एरर ऑफ ए के बगल में मॉडल आ जाएगा। सिमिलरली रिलेटिव एरर ऑफ बी के बगल में उसी का पावर का मॉड आ जाएगा, रिलेटिव एरर ऑफ सी के बगल में उसी प्लेयर का जो पावर है उसका मॉड आ जाएगा। इजी। अच्छा, अब परसेंटेज एरर पूछ दिया तो रिलेटिव एरर तो आपने देख लिया, अगर परसेंटेज एरर पूछ लिया तो रिलेटिव एरर में ही तो 100 मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारा स्ट्रक्चर था ऐसा पावर क्वांटिटी वाला तो हमने रिलेटिव एरर तो निकाल दिया, ये क्या रिलेटिव एरर की तो बात है कि रिलेटिव एरर ऑफ क्यू इस प्रकार से, बट उन्होंने परसेंटेज एरर ऑफ क्यू पूछ लिया तो कुछ नहीं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। परसेंटेज एरर ऑफ क्यू पूछ लिया तो बेसिकली डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 100 मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में भी 100 मल्टीप्लाई होगा ना, होगा, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड में 100 मल्टीप्लाई होगा तो अब स्ट्रक्चर देखना, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में ही ये वाला हो जाएगा। अब जो मैंने यहाँ पर सर्कल किया है ये जाना पहचाना नहीं है सर जी, ये क्या है, परसेंटेज एरर ऑफ किसका, ए का, ये परसेंटेज एरर ऑफ किसका, बी का, ये परसेंटेज एरर ऑफ किसका, सी का। तो ये फॉर्मूला को आप ऐसे भी कह सकते हो कि परसेंटेज एरर ऑफ क्यू इज इक्वल टू मॉड एल परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस मॉड एम परसेंटेज एरर ऑफ बी प्लस मॉड एन परसेंटेज एरर ऑफ सी, अगर एल एम एन इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर में मौजूद है तब। क्लियर है। तो ये समरी है, मोटा मोटी इतना जो मैंने डिस्कशन किया घुमा करा करके बस इतनी सी बात थी, बट क्या है एक एक करके हम पढ़ रहे हैं तो टाइम लगता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेल्टा क्यू निकालने के लिए ऐड करना है, डिवीजन के अंदर रिलेटिव एरर आ जाता है, एंड पावर क्वांटिटी के अंदर रिलेटिव एरर के साथ ये जो पावर में प्लेयर्स बैठे हैं उसके मॉड का भी सिग्निफिकेंस आ जाता है। बस इतना ही बात था एंड दैट्स इट। आपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। अब एटीसी क्वेश्चन की बारी। सबसे पहला सवाल, अ फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज गिवन बाय लाइक दिस, इफ द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी आर दिस, देन द परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट ऑफ द एक्स विल बी व्हाट। 4 ऑप्शन है। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। तो अभी अभी हमने देखा इस परसेंटेज एरर की कहानी कि परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर में 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो, ठीक है। फिर वो फॉर्मूला है और फिर मैंने आपको मॉडिफाइड वर्जन भी बताया था, तो ये क्वेश्चन उसी पर है, मॉडिफाइड वर्जन पर ही बेस्ड है कि अगर ध्यान से देखो तो परसेंटेज एरर ऑफ एक्स मांग रहे हैं, है ना। तो परसेंटेज एरर ऑफ एक्स अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से लिखूँ, जस्ट आपका रिविजन भी हो जाए कि डेल्टा एक्स बाई एक्स दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ ए, पावर के साथ आएगा ना, तो मैं वैसे लिख दूँ, है ना, कि अगर इस स्ट्रक्चर को मैं मान लूँ ए का पावर m, बी का पावर n, सी का पावर p एंड डी का पावर q, ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा ये राइट हैंड साइड क्या बनेगा, पावर क्वांटिटी का मैंने आपको सिखाया था प्रोपागेशन ऑफ एरर कैसा होता है कि मॉड m, फिर आपका आ जाएगा रिलेटिव एरर, और क्योंकि परसेंटेज एरर की बात चल रही है तो 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, रिलेटिव एरर में 100 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर प्लस नेक्स्ट प्लेयर है मॉड एन, रिलेटिव एरर हो जाएगा, उसमें 100 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्लेयर आ जाएगा मॉड पी, रिलेटिव एरर है उसमें 100 मल्टीप्लाई करना है। फिर आ जाएगा नेक्स्ट प्लेयर जो है Q, फिर रिलेटिव एरर आ जाएगा D का, उसमें 100 मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें मज़े वाली बात ये है कि उन्होंने परसेंटेज एरर रिस्पेक्टिव का दे रखा है, जैसे परसेंटेज एरर ऑफ A इज़ 1%, यानी ये जो है
ये उन्होंने कहा है कि ये 1% है, ठीक है, ये यही है ना परसेंटेज एरर। ये देखो रिलेटिव एरर इंटू 100 क्या होता है, परसेंटेज एरर होता है। यही तो मैंने आपको सिखाया था ना यहाँ पर। ये देखो मॉड एल इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस मॉड बी इंटू परसेंटेज एरर ऑफ बी, और ये सेम चीज़ का, ये सेम फॉर्मेट का इस्तेमाल यहाँ पर करके बताना है। बस मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दिया ताकि आपका रिविजन हो जाए, बाकी कुछ नहीं तो एग्जाम है तो मैं स्ट्रेट अवे इसको ये 3% रख देता, इसको यहाँ पर रख देता 4%, इसको रख देता यहाँ पर 2%, और जो ये मॉड एम है मॉड 2 हो जाएगा 2, मॉड एन यानी मॉड 3 हो जाएगा 3, मॉड पी यानी मॉड माइनस हाफ हो जाएगा हाफ, ठीक है, मॉड क्यू यानी मॉड हाफ हो जाएगा हाफ। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा विच इज़ 14%, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन भी दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर पहले मैंने बताया है, परसेंटेज एरर का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर वो जो पी क्यू आर एस क्वेश्चन में दे रखा था उसके रिस्पेक्टिव मॉड वैल्यू से पॉजिटिव आपको लेना है, ठीक है। और बाकी तो उन्होंने दिया ही था क्या है परसेंटेज, ठीक है, 2% और बाकी सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पर रखी है, ठीक है। जो रिस्पेक्टिव परसेंटेज दे रखे थे वो सब्स्टिट्यूट किए 1342 ना, यहाँ पर आप देख सकते हो 1342, सॉल्व किया आंसर आ गया, इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ वायर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इट व्हेन अ करंट आई इज पास थ्रू इट। द परसेंटेज एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ वी एंड आई आर 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। द परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट ऑफ आर इज व्हाट। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, आपको बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। ये समझ में आ गया कि परसेंटेज एरर पूछा गया है, परसेंटेज एरर ऑफ आर विच इज़ रिलेटिव एरर ऑफ आर इंटू 100, ये चीज़ है। बट रिलेटिव एरर ऑफ आर इंटू 100 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल प्लेयर्स के भी परसेंटेज एरर दे रखे हैं ना, तो जब वो दे रखे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात क्या है, स्ट्रेट अवे सॉल्व करेंगे जैसे प्रीवियस में स्ट्रेट अवे सॉल्व किया है ना। हमने थोड़ी ना यहाँ पर ये कैलकुलेट किया है, डेल्टा ए कैलकुलेट किया क्या, ए कैलकुलेट किया क्या, नहीं किया ना, स्ट्रेट अवे उन्होंने हमारी मेहनत कम कर दी, कह दिया कि परसेंटेज एरर ही ले लो सबका, परसेंटेज एरर ऑफ ए ले लो, परसेंटेज एरर ऑफ बी ले लो, है ना, तो ले लो और सीधा सब्स्टिट्यूट कर लो। ये सब मेहनत मत करो, ये सब डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, ये सब की मेहनत मत करो। सेम यहाँ पर भी कह रहे हैं मेहनत मत करो, सीधा हम आपको दे रहे। बस क्या नहीं दिया गया है स्ट्रक्चर, और आपको ये बताना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है, ओके, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, यहाँ पर R की चर्चा कर रहे हैं तो वो V बाई आई हो जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज एरर ऑफ R कह रहे हैं, तो कैसे होगा, यहाँ पर डिवीजन वाला होगा, डिवीजन वाला होगा तो आपको पता है ना हम कैसे करते हैं यहाँ पर डिवीजन वाले में रिलेटिव डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा आई बाई आई, याद आ रहा है आपको, ऐसे ही करते, नहीं याद आ रहा है तो ये देखो डिवीजन वाला जब हमारा था, देखो डिवीजन वाला जब था तो डेल्टा Q बाई Q इज़ डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B, राइट। जब हमारा Q किसके बराबर होता है, अगर डिवीजन की स्पेसिफिक Q इज़ A बाई B होता है तो हम ऐसा नहीं कहते कि Q इज़ डेल्टा A बाई डेल्टा B, ऐसा नहीं कहते कि डेल्टा Q इज़ डेल्टा A बाई डेल्टा B, ऐसा नहीं कहते हम, ठीक है। हम यही यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बताया है, मिस्टेक मत करना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मिस्टेक ना करना। सो दिस इज़ डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा आई बाई आई। अब क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज एरर मांगा जा रहा है तो रिलेटिव एरर में 100 मल्टीप्लाई करना होता है ना, रिलेटिव एरर में हमने 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया परसेंटेज एरर। तो बेसिकली ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर ऑफ V प्लस परसेंटेज एरर ऑफ I, तो परसेंटेज एरर ऑफ V 5%, परसेंटेज एरर ऑफ I 3%, 5 प्लस 3 ही तो करना था, 8% हो गया, डन एंड डस्टेड, इतना ईजी सवाल, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लास नोट्स में आपको मिल भी जाएंगे। चलो ये वाला होमवर्क है आपके लिए, इसका सोल्यूशन आपको नोट्स फोल्डर में मिल जाएगा। बट कुछ स्टूडेंट आलस होते हैं, ग्रुप पर कमेंट करती है सर आपने सोल्यूशन नहीं दिया, आपके लिए ट्राई करो, वीडियो पॉज करके कर लिया, ये है आंसर, कैसे है, सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया था वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर पावर ऑफ द क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट है तो वही चीज़ होगा, ठीक है। और इंडिविजुअल यहाँ पर परसेंटेज एरर दे रखे है तो क्या ही दिक्कत, अब तो आपको सीधा सॉल्व करना है। आंसर क्या होगा, ये इसका मॉड 1/4 ही होगा इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए जो क्या है 4%, फिर प्लस, फिर ये बी वाला का जो पावर है तो उसका मॉड यही होगा, उसके रिस्पेक्ट का परसेंटेज एरर 3 है, फिर प्लस
ये सी वाले का 1 है उसका परसेंटेज एरर, ठीक है। फिर ये डी वाले का 3/2 है उसका परसेंटेज एरर, तो ये 1 + 1 + 1 + 3, तो ये 4 5 6 सीधा सॉल्व करना है सटा करके, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त। जैसे आपने देखा कि सवाल जो पूछे गए थे वो प्रोपगेशन ऑफ एरर से पूछे गए थे, बट प्रोपगेशन ऑफ एरर समझने के लिए राउंड ऑफ एंड एरर एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। चैप्टर 1 हो जाता है समाप्त।